है यस। आ गया। आप सभी को नमस्ते। ठीक, हम लोग पुनः कुछ 6 मिनट आज लेट हो गए। इसमें साउंड ठीक है? हाँ, साउंड ये लोग चेक कर रहे हैं। ये थोड़ा सा टेक्स्ट के साथ करने के प्रयत्न में थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूजन होकर डिले हो गया। पहली बार हम लोग यूज़ कर रहे हैं सॉफ्टवेयर को यहाँ पर, और सवेरे जो थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी कनेक्शन को लेकर, उसमें हम लोगों ने पाया कि जिस डेटा कनेक्शन से हम लोग कर रहे थे उसमें अचानक डेटा ख़त्म हो गया, जो एक्चुअली एक्सपेक्टेड था नहीं। कितने लोग हैं? हम लोग कंटिन्यू करें? ठीक है, बाकी लोग आने तक मुझे लगा कि आज सवेरे हम लोगों ने एक 10-1 मिनट इसमें बात छूट गई थी जो विकल्प के प्रारंभ में, क्योंकि वो अलग से एक वीडियो बन गया था और वो संयोग से या वियोग से डिलीट ही हो गया था। तो मैं सोच रहा हूँ कि प्रारंभ के जो प्रकथन है उसको आप लोग, क्योंकि ये एक प्रकार से एक रिकॉर्ड भी बन रहा है ऐसा कहना था लोगों का, तो थोड़ा सा इसको हम लोग एक 5-10 मिनट में इसको कवर कर लेंगे ताकि ये पूरा एक ही फ्लो में आ जाए। तो इसलिए मुझे अपना जो मैंने परिचय है ये पुनः देना पड़ेगा। मेरा नाम श्रीराम है, श्रीराम नरसिम्हन। हम लोग मूलतः तमिलनाडु के रहने वाले हैं, बचपन से पुणे में रहा हूँ और मैंने इंग्लिश में पढ़ाई की और हिंदी पिछले 10-12 वर्षों से इस प्रकार के ग्रंथों को पढ़ने का अभ्यास में है हम लोग। मैं और मेरी पत्नी गौरी जो मैसूर से हैं, हम लोग 2010 में अछूटी में 1 वर्ष रह के हमने अध्ययन शिविर किया। उसका की हिंदी दोनों की ही कमज़ोर थी, उनका मेरे से ज़्यादा, और उसके बाद हम लोग लगभग 1.5 वर्ष अछूटी में रहे और आदरणीय नागराज जी के संपर्क में आए। मैं पहले 2006 में ही आ गया था उनके संपर्क में, और हम लोग 1-1.5 वर्ष कानपुर में एक जगह रहे, 1 वर्ष से कम थोड़ा। उसके बाद संयोग से नागराज जी ने अपने पास अमरकंटक में रहने का संकेत दिया हमको, तो हमने उसको स्वीकारा और उनके साथ 4 वर्ष रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं वर्तमान में लगभग 1 वर्ष से मैं और मेरी पत्नी और बेटी हम लोग मानव तीर्थ एक जगह एक संस्था बनी है यहाँ पर रहते हैं, और अभी मैं इस दर्शन का अध्ययन कर ही रहा हूँ। ये विकल्प जो पुस्तिका है ये 2010 या 11 के आसपास नागराज जी ने छपवाई। ये पहले एक छोटा सा एक पैम्फलेट के रूप में था, फिर ये इस प्रकार से एक नीले रंग के बुक के रूप में आया, फिर अभी ये विकल्प तथा अध्ययन बिंदु के रूप में है। तो ये जो प्रकथन है इसको हम एक बार कर ही लेते हैं, मुझे लगता है वापस सुनने में कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रकथन में लेखक लिखते हैं मानव बंधुओं, तो उनकी कट गया था तो वापस इसको कर रहे हैं हम लोग। तो मानव बंधुओं है ना, तो बंधुओं से वो मनुष्य के साथ अपने बंधुत्व को स्थापित कर रहे हैं इसमें, है ना। इसमें हे पापियों या अज्ञानियों, है ना, इस टाइप का उन्होंने संबोधन नहीं किया है। अभी तक विगत से चली आई ईश्वरवाद और भौतिकवाद की नजरिए से मानव का अध्ययन संपन्न नहीं हुआ। तो ये स्टार्टिंग ओपनिंग स्टेटमेंट में ही ये बहुत ही स्पष्ट कर रहे हैं कि ईश्वरवाद और भौतिकवाद के नजरिए से मानव का अध्ययन हुआ ही नहीं। इसका मतलब इनसे हुआ है, तभी तो उसको कह रहे हैं, इसमें कोई भी एम्बिग्विटी छोड़ नहीं रहे। ये ओपनिंग ही लाइन है। यह सूचना देते हुए प्रसन्नता का अनुभव करता हूँ कि विकल्प अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन है। मध्य दर्शन सहअस्तित्व में से के लिए मानव का अध्ययन संभव हो गया है। ठीक है, तो लेखक ये बता रहे हैं कि इन दोनों का विकल्प, भौतिकवाद तथा आदर्शवाद का जो विकल्प है ये अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन है ना, और इस विधि से मानव का अध्ययन संभव हो चुका है, इसको भी कह रहे हैं। फिर कहते हैं इस विकल्प में आपको अवगत कराने का प्रयत्न है कि मानव का अध्ययन
मानव चेतना सम्मत मूल्य शिक्षा विधि से सर्वसुलभ होने की सभी निरीक्षण परीक्षण सर्वेक्षण संपन्न हो चुकी है। तो ये भी कह रहे हैं कि मानव का अध्ययन इस विधि से, मानव चेतना विकास विधि से, इसके लिए सभी निरीक्षण परीक्षण एवं सर्वेक्षण, है ना। निरीक्षण का मतलब है कि वास्तविकता को जैसा है वैसे ही देख लेना, है ना, उसको स्पष्टता से स्थितिगति रूप में दर्शन कर लेना, इसका नाम निरीक्षण है। परीक्षण का मतलब है कि जिस वास्तविकता को हमने इंगित कर लिया, जो इंगित हो गया, इसको अनेक दिशा कोण आयामों में हम उसको एग्जामिन करते हैं, उसका परीक्षण करते हैं, है ना। इसकी उपयोगिता और उसके पूरे संबंधों का हम अध्ययन करते हैं, ये परीक्षण का मतलब है। सर्वेक्षण का मतलब है उसके संपूर्ण फैलाव को हम अध्ययन करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि इसको अध्ययन कराने का संपूर्ण निरीक्षण परीक्षण तथा सर्वेक्षण संपन्न हो चुका है। ऐसे केंद्र में 2010-11 की बात हो रही है इस समय, तो इस केंद्र में एक अभिधेय संस्थान छत्तीसगढ़ की सीमा में कार्यरत है। इस सूचना में यह भी प्रस्तुत कर रहे हैं कि सर्वमानव समझदार न्यायपूर्वक जी सकता है। दो चीजें आधारी हैं, हर मनुष्य समझदार हो सकता है तथा न्यायपूर्वक जी सकता है। ये लेखक की ओर से एक डिक्लेरेशन या एक आश्वासन कहिए, है ना। हर समझदार परिवार समाधान समृद्धि पूर्वक जी सकता है। मानव भी समझदार हो सकता है और प्रत्येक परिवार समझदार भी हो सकता है, और इससे वो समाधान समृद्धि पूर्वक जी सकता है। और यह शिक्षा विधि से सर्वसुलभ होने की व्यवस्था है। तीनों चीजें कह रहे हैं, व्यक्ति भी, परिवार भी तथा परंपरा में ये शिक्षा के रूप में भी आ सकता है। और आप अपने सद्विवेक से प्रस्तुत सूचनाओं के अवगत होंगे, यही विश्वास है ना। इस विश्वास के साथ इस प्राकथन को उन्होंने पूरा किया है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कहीं भी ये नहीं लिखा है कि आज तक किसी को अस्तित्व समझ में नहीं आया है ना। लिखित के रूप में क्या आया है कि अभी तक मानव का अध्ययन नहीं हुआ, है ना। तो मानव का मानव से बात हो रही है, ठीक है। तो ये हमको आगे ध्यान में रखना पड़ेगा। हम आगे बढ़ते हैं। सवेरे जो फर्स्ट सेक्शन किया था उसमें मेरे अनुसार ये पहले के 3 बिंदु कट गए थे, तो इसको पूरा करके हम फिर पॉइंट नंबर 11 में जाएंगे, इससे ये पूरी बात जुड़ जाएगी। विकल्प प्रथम बिंदु, अस्थिरता अनिश्चयता मूलक भौतिक रासायनिक वस्तु केंद्रित विचार बनाम विज्ञान विधि से मानव का अध्ययन नहीं हो पाया, ठीक है। तो विज्ञान विधि कह रहे हैं, साइंटिफिक मेथड को इंगित कर रहे हैं, ये किस में है, भौतिकवाद या मटेरियलिज्म में, है ना। तो इसको अस्थिर भी कह रहे हैं, अनिश्चित भी कह रहे हैं। तो अस्थिरता इस अर्थ में है कि जो भी बना हुआ है अस्तित्व, और उसमें जैसे गैलेक्सी बने हैं और अनेक ग्रहगोल बने हैं और ये सब का हम अध्ययन करते हैं अभी आज के दिन आधुनिक विज्ञान के रूप में, इसको अस्थिर माना है, मतलब ये कभी भी टूट सकता है ना। और अनिश्चित है, ये क्यों क्रियाशील है ये भी बहुत स्पष्ट नहीं है, ठीक है। और ये अस्थिरता और अनिश्चयता का मतलब है, इसमें हमको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये विज्ञान विधि तो आज के दिन ये नाम प्रचलित हुआ है, मगर भौतिकवादी विचारधारा धरती पे 2000-2500 वर्षों से है। उसके पहले भी हो ही सकता है। भारत में चारवाक एक भौतिकवादी परंपरा रही है और कई विश्व में कई जगह ये हुई है। दूसरा वाक्य, रहस्य मूलक आदर्शवादी चिंतन विधि से भी मानव का अध्ययन नहीं हो पाया, ठीक है। इसको रहस्य मूलक आदर्शवादी चिंतन विधि कह रहे हैं। वो पहले वाला क्या था, अस्थिरता अनिश्चयता मूलक, है ना। और ये रहस्य मूलक है क्योंकि एक समय के बाद इसमें उत्तर दिए नहीं जाते या मिलते नहीं, दोनों में से एक। और इसको आदर्शवादी चिंतन विधि कहा है। आदर्शवाद में 3 वादों को जोड़ते हैं नागराज जी, एक आध्यात्मवाद, एक अधिभौतिकवाद और एक अधिदैवीवाद। आध्यात्मवाद का मतलब है कि ये जो एक सर्वव्यापी वस्तु है जिसको अनेकों नाम से पहले इंगित किया है, किसी ने ईश्वर कहा, किसी ने उसको ब्रह्म कहा, किसी ने उसको साकार कहा, किसी को निराकार कहा, किसी ने उसको साकार भी है निराकार भी ये भी कहा, किसी ने दोनों भी नहीं है दोनों से परे है ये भी कहा। जितने भी विधियों से कहा, इस अध्यात्म वस्तु को ही सबसे महत्वपूर्ण सच्चाई के रूप में प्रतिपादित किया। इसको आध्यात्मवादी चिंतन कह रहे हैं। अधिभौतिकवादी चिंतन का मतलब केवल भौतिकता नहीं है, भौतिकता के अलावा कोई वस्तु है, इसको लेकर कुछ विचारधाराएं, या आज के दिन जिसको हम प्रचलन में धर्म नाम से जानते हैं पहचानते हैं, कुछ धर्म भी कहते हैं इसको, अधिभौतिक धर्म हमको कुछ मिलते हैं इस धरती पर। और तीसरा है अधिदैवीवाद।
अधिदैवीवाद का मतलब है कि सोल जैसे कोई वस्तु या आत्मा जैसे कोई वस्तु या चैतन्य इकाई जैसे कोई वस्तु है ना, जो भी उसको हम नाम दें, शरीर के बाद कुछ बच जाता है ना, जिसका उपासना, अध्ययन, जिसके होने की स्वीकृति इस धरती पर हम पाते हैं, ये अधिदैवीवाद है। ये तीनों मिलाकर इसको आदर्शवादी चिंतन विधि कह रहे हैं। ये आदर्शवादी चिंतन इसीलिए भी कहा, पूछने पर नागराज जी ने यह कहा कि क्योंकि इसमें जो आचरण दिए हैं ये आदर्शवादी आचरण है। इसमें कोई आदर्श पुरुष होता है या मोक्ष प्राप्त करने योग्य किसी आचरण को वो इसमें उसका वर्णन करते हैं, है ना। इसीलिए उसको एक आइडियलिस्ट, है ना, एक आदर्शवादी मैंने इसको चिंतन का है। जहाँ तक विज्ञान विधि का मतलब साइंटिफिक मेथड, है ना, जिसको भौतिकवाद भी कह रहे हैं, या विज्ञान भौतिकवाद या मटेरियलिज्म का एक पार्ट है, या उसी का उपज है, उस सोच विचार का एक उपज कहना चाहिए उसको। उसमें आचरण की कोई बात है ऐसे दिखता नहीं, है ना, तो उसमें आचरण से कोई मतलब नहीं, और इसमें जो है आदर्शवादी आचरण से मतलब है। ये कह रहे हैं कि दोनों ही विधाओं से मानव का तो अध्ययन नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? अगले लाइन में दिया है, दोनों प्रकार के वादों में मानव को जीव कहा गया है। विज्ञान ने तो अभी मैंने पिछले 200-250 वर्षों से तो वैज्ञानिक विधि से ये मान्यता है मनुष्य की कि कोई बोनोबो बोल के कोई एंसेस्टर था, उसी से हम बने हैं, है ना, और उसी का विकसित स्वरूप है। तो मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी नाम दिया है। और प्राणियों के अध्ययन से ये दिखता है कि प्राणियों में भी सामाजिकता है ना, वो भी परिवार वगैरह बनाते हैं। तो अभी विज्ञान में ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि विधि से कि माने प्राणी और मनुष्य में मूलभूत अंतर क्या है, ठीक है। ये इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आगे जाके हम लोग जब विकल्प के सार संक्षेप को अध्ययन करेंगे, उसमें ये समझने का प्रयत्न करेंगे कि जीवों में और मनुष्यों में मध्यस्थ दर्शन के अनुसार मौलिक अंतर क्या है ना। तो इसके विकल्प के रूप में, इन दोनों विचारधाराओं के विकल्प के रूप में प्राप्त अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन विधि से मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद ने मानव को ज्ञान अवस्था में होने का पहचान किया एवं कराया। इन दोनों के विकल्प के रूप में क्या प्राप्त है? अस्तित्व मूलक। तो अस्तित्व, मूल में अस्तित्व या अस्तित्व के बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए मनुष्य से केंद्रित मानव केंद्रित चिंतन विधि से मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद, है ना, मध्यस्थ दर्शन भी है और सहअस्तित्ववाद भी है, आगे हम इसको देखेंगे, ने मानव को सामाजिक प्राणी नहीं बोला है, ज्ञान अवस्था की इकाई कहा। इसको एक अलग अवस्था में प्लेस किया है और इसका नाम दिया है ज्ञान अवस्था। इसका मतलब है प्रत्येक मानव को ज्ञान की आवश्यकता है ना, ज्ञान प्रत्येक मानव की मूलभूत आवश्यकता है। ये मध्यस्थ दर्शन में बहुत स्पष्ट रूप में, है ना, बिना किसी कंफ्यूजन के हमको मिलती है। शायद ये पहली बार मिल रहा है। मैं शायद शब्द इसीलिए प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि हम सारे ग्रंथों को पढ़ लिए ऐसा तो बोलना बनता नहीं, है ना, परंतु इतने स्पष्ट रूप से पहली बार हमको मिलता है, ये तो हम कह ही सकते हैं, है ना। ज्ञान अवस्था में होने का पहचान किया तथा करवाया भी है, मतलब लेखक ने इसको दूसरों को करवाया भी है। मुझे लगता है तीसरे पॉइंट को तो हम लोग सवेरे कर लिए थे, है ना, पहले बिंदु का तीसरा पॉइंट। तो इससे हम आगे बढ़ेंगे। यदि इस भाग में यदि कुछ छूटा है तो उसको बाद में कर लेंगे क्योंकि आगे ये आ भी जाएगा। तो हम लोग पॉइंट नंबर 11, 10 तक आए थे। 10 को पूरा करके हम लोग 11वें बिंदु पर आ गए थे सवेरे के चर्चा में। ये हमारा दूसरा ये है, ठीक है। तो ये जो 3 प्रश्न बन गए थे सवेरे कि सत्य से मिथ्या कैसे पैदा हुआ, भ्रम ही जीव तथा भ्रम तथा और मोक्ष का कारण कैसे है, और तीसरा ये राष्ट्रीय चरित्र का स्वरूप क्या है। ये 3 प्रश्न इनके बन गए थे। इन प्रश्नों के जंजाल से मुक्त पाने के लिए तत्कालीन विद्वान, वेद मूर्ति, सम्मानीय ऋषि महर्षियों के सुझाव से अज्ञात को ज्ञात करने के लिए समाधि एकमात्र रास्ता बताया जिसे मैंने स्वीकारा, है ना। तो ये किन लोगों से बात की? नागराज जी का कहना है कि उस समय जिस भी व्यक्ति ने ये क्लेम किया कि उनको समाधि है, वो उनको जाके मिले, है ना। जैसे केरल में कासरगोड जगह है, वहाँ एक स्वामी रामदास हुए थे, उनसे जाके मिले। और यदि किसी ने ये क्लेम किया कि इनको समाधि हुआ है तो वो इसी अपनी जिज्ञासा को उनके सामने रखते थे। क्या जिज्ञासा है? कि सत्य से मिथ्या कैसा पैदा हुआ,
यदि क्योंकि ये मान्यता है, समाधि उस स्थली को कह रहे हैं, क्योंकि समाधियां भी अनेकों होती हैं। हर मानव अपने हिसाब से कोई नाम कोई व्याख्या बना ही लेता है ना। तो समाधि को ये वो स्थली माना है जिसमें अज्ञात ज्ञात होता है। तो यदि कोई ये बोले कि मुझे समाधि हो गया, इसका मतलब उनको अज्ञात ज्ञात हो गया। नागराज जी के लिए उस समय जो अज्ञात प्रश्न थे वो उनके सामने रखते थे, और यदि उत्तर से वो संतुष्ट नहीं होते थे, है ना। इसमें मुख्य रूप से दो लोगों से वो उनकी भेंट हुई। एक तो तिरुवन्नामलाई एक जगह है तमिलनाडु में, उसमें रमणा बोल के, बाद में संसार में उनको रमण महर्षि ऐसे नाम भी दिया है। नागराज जी उनसे भी मिले, और इनके एक परिवार के एक परिचित थे, उनका नाम था कव्य कंठ गणपति शास्त्री। काफ़ी विद्वान ग्रेड के व्यक्ति माने जाते थे। वो आंध्र प्रदेश, है ना, तेलुगु स्पीकिंग व्यक्ति थे, और क्योंकि इनका परिवार भी श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी से जुड़ा था, तो ये परिवार के संबंधित थे। तो वो उनको ले गए तमिलनाडु। नागराज जी उनको जाके मिले रमणा महर्षि को। तो रमणा ने वही कहा कि हमने इस पर पुस्तक लिखा है। जब बाबा जी की उनसे क्या बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हमने उनसे पूछा कि जो भी प्रश्न किया होगा, है ना। तो रमणा ने उत्तर दिया कि इसका उत्तर समाधि में ही मिलेगा। तो उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने एक बुक भी लिखी है। वो बुक का नाम है, एक्चुअली तमिल में लिखी है वो बुक, वो उसका नाम है नान यार। नान यार का मतलब मैं कौन हूँ। उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बना है हु एम आई। ठीक है। तो बाबा जी ने कहा कि उस पुस्तक में तो वही लिखा है पहले से, है ना, जो वेदांत में जो जिसको लेकर वो परेशान थे, ठीक है, कि ये तुम्हारा असली स्वरूप जो है ये आत्मा है। तो और उसको स्पष्ट नहीं कर पा रहे थे उनके घर वाले, तो इसको लेकर वो पहले से परेशान थे। दूसरे व्यक्ति वो मिले थे पौंडीचेरी में, श्री औरोबिंदो से भी मिले, है ना। उस मुलाकात से वो संतुष्ट नहीं हो पाए थे, और पहले से अपने उनके परिवार के जो गुरु हैं चंद्रशेखर भारती जी, श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी से मिले थे। नागराज जी का कहना है कि इन दो लोगों को उन्होंने पूछा नहीं, है ना, कि तुमको समाधि हुआ है कि नहीं हुआ है ना। वो बोले इसीलिए नहीं पूछा क्योंकि उनके भाषा में उन्होंने कहा कि यदि वो हमको बताता कि समाधि हुआ है, और उसके बाद हमने हमारा क्वेश्चन पूछा, प्रश्न उनके सामने रखा, जिज्ञासा रखा, और यदि वो उत्तर नहीं दे पाए, तो मैं ये कैसे विश्वास करूं कि मुझे समाधि से उत्तर मिलेगा, है ना। तो उन्होंने कहा कि इस कारण से, इस प्रलोभन से हमने इन दो आदमियों को खोड़ा नहीं, मतलब हमने इनको पूछा नहीं, इनको डिग करके नहीं पूछा कि इस हमारे जिज्ञासा का उत्तर नहीं है। बाकी उनके भाषा में कहे कि जो भी आदमी समाधि हुआ है ना, इसको क्लेम किया, वो बोले कि हम उनके ऊपर हमारे जिज्ञासाओं का पूरा भार रखकर आए कि फिर इसका उत्तर हमको बताना। ठीक। तो इसको ये सब करने के बाद, है ना, नागराज जी स्वीकार रहे किसको, समाधि एकमात्र रास्ता बचा है। ठीक। इस बीच में मैंने इनके पत्नी से भी बात किया था, श्रीमती नागरत्ना। ये 2007 की बात है, अमरकंटक में बात हुई थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आप अमरकंटक उनके साथ क्यों आए, है ना। तो उनका जवाब मुझे बड़ा ही सरल लगा। वो कन्नड़ एक्सेंट में बोलती थी। तो उन्होंने ये कहा कि बाबा को रात भर नींद नहीं आता रहा, है ना, इन प्रश्नों को लेकर वो बहुत ही परेशान था। तो हमने बाबा को बोला कि तुम अभी समाधि देख ही लो, है ना, नहीं तो तुमको चैन नहीं। तो काफ़ी मैंने कोऑपरेटिव पत्नी मिली बाबा जी को, ये भी हमको मानना पड़ेगा। तो वो और उनकी पत्नी दोनों ही दूसरे बिंदु में आया, साधना के अनुकूल स्थान के रूप में अमरकंटक को स्वीकारा। उनके जो गुरुजी थे श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी, उन्होंने उनको कहा था कि तुम नर्मदा किनारे जाके तप करो। ठीक है। तो घर आने के बाद उनको ध्यान आया कि नर्मदा तो बहुत लंबी है। उन्होंने कहा कि अमरकंटक का नाम पुराण कथाओं में हम सुने ही थे। अमरकंटक का एक बहुत अच्छा परिभाषा दिया था बाबा जी ने। वो कहते हैं कि परंपरा में इसका नाम रहा है अमरांकट। अमरांकट का परिभाषा बनता है अमराणाम कटम यत्रस्या तत्र अमरान कटः। तो देवी देवताओं का जो निवास स्थली है, इसका नाम है अमरांकट। इसीलिए उन्होंने तय किया कि हम अमरकंटक आएंगे। तो 1949 में वो यहाँ बेंगलोर से पहले विशाखापट्टनम जाके, विशाखापट्टनम से बिलासपुर, बिलासपुर से पेंड्रा रोड, रात को पेंड्रा रोड में रुके, और अगले दिन कच्चर में सामान बांध के 1 जनवरी 1950 को
बहुत कड़ाके के ठंड में शाम को लगभग 5:30-6 बजे वो अमरकंटक पहुँचे। वो कहते हैं कि पहुँचने के बाद प्रथम 6 महीना है ना, वो जंगल में घूमते रहे ये देखने के लिए कि, क्योंकि उस समय वहाँ बाघ घूमता था, तो ये देखने के लिए कि उनको प्राण का भय है या नहीं है, इसीलिए उसका परीक्षण किया। वो बताते हैं कि शास्त्रों में लिखा है कि यदि प्राण भय है ना, मृत्यु को यदि भय है तो साधना सफल हो नहीं सकता। तो उसको उन्होंने उस विधि से परीक्षण किया, और उस समय उन्होंने जो वहाँ के वन औषधि और जंगल में क्या भोजन मिलेगा और क्या औषधियाँ हैं, इसको भी उन्होंने स्टडी किया। वो बताते हैं कि 1950 के दशक में उन्होंने इस साधना को प्रारंभ किया। ये साधना उनका आगम तंत्र उपासना विधि से किया उन्होंने। आगम तंत्र उपासना में शाक्त आगम तंत्र उपासना, उसमें भी श्रीदेवी उपासना की है उन्होंने, तो श्री विद्या का। इसमें कहते हैं कि क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति तथा ज्ञान शक्ति का जागरण है। जो पद्धति है लगभग भारत में सभी लोग जो भी इस प्रकार के परंपराओं के परिवारों से है उनको पता ही है, उसको न्यास कहते हैं। तो न्यास में कहते हैं कि देवो भूतो देवा नियजेत, तो अपने ही शरीर में के अलग अलग अंग प्रत्यंगों में देवी देवताओं को कल्पना करके उसका स्तवन और उस पर ध्यान देते हैं, है ना। ये न्यास का मतलब है, ये उस विधि से साधना का प्रारंभिक भूमि यही है। इसके बाद के कई सारे भूमियाँ हैं। तो 1950 में उन्होंने इस विधि से साधना शुरू किया। पहले ही दिन 12-15 घंटे एक ही आसन में बैठने के बाद उन्होंने कहा कि ऐसा लगा कि हमारा पैर जो है अभी मैंने कट जाएगा। मैंने इतना दर्द हो रहा था कि वो उठ के बैठ ही नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि यदि ये पैर ऐसे दर्द करता रहेगा तो इसको हम काट के अलग कर देंगे। वो कहते हैं कि वो संकल्प लेने के साथ ही अगले दिन से ये पैर में दर्द जो है ये कम हो गया। ये सब और कहानी के बारे में, या मतलब जो एक जीवनी के बारे में पढ़ने के लिए आप दिव्य पत्ते पुस्तक छपी है, उसको आप पढ़ सकते हैं। उसमें नागराज जी ने अपने आत्मकथा को बताया है संक्षेप में। 1950 के में साधना कर्म प्रारंभ हुआ। सन 60 के दशक में साधना में प्रौढ़ता आई, है ना। तो साधना में अनेक भूमियाँ होती हैं, तो जो एक आगे की भूमि है ध्यान की, उस भूमि में ये 1960 के दशक में पहुंचे। सन 1970 में 1970 में समाधि होने की स्थिति स्वीकारने में आया, है ना। नागराज जी कहते हैं कि 66 में उनको लग गया कि उनको समाधि हो गया, परंतु वो समाधि नहीं था। अब आगे जाके 68 के यहाँ पर लिखा है 70 में समाधि संपन्न होने की स्थिति उनको स्वीकारने में आई। समाधि में क्या होता है वो उसको उन्होंने यहाँ पर लिखा है। समाधि की स्थिति में मेरे आशा विचार इच्छाएं चुप रही, है ना। कोई आशा नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई भी इच्छा नहीं है ना। इसका वो दृष्टा बने रहे। ये जो व्याख्या है समाधि का नागराज जी के अनुसार उन्होंने दिया है ना। जो परंपरा से प्राप्त व्याख्या नहीं है ये समाधि का। परंपरा में समाधि को क्या मानते हैं, आगे कुछ वाक्य आएंगे तो हम उसको देखेंगे। उसमें भी जैसे मैंने कहा अनेकों मत हैं उस पर। ऐसी स्थिति में अज्ञात को ज्ञात करने की होने की घटना शून्य रही, ये भी समझ में आया। क्या मतलब हुआ सेंटेंस का? जो अज्ञात था उनके लिए वो उनको समाधि में ज्ञात हुआ नहीं, है ना। वो क्या अज्ञात था कि सत्य से मिथ्या कैसे पैदा हुआ। दूसरे भाषा में ब्रह्म से जीव जगत जो है, ब्रह्म और जीव जगत का संबंध क्या है, ये ब्रह्म रूपी वस्तु क्या है और जीव जगत का इसके साथ अंतर संबंध का स्वरूप क्या है, ये ज्ञान, है ना, आदरणीय नागराज जी को इस समाधि के अवस्था में नहीं हुआ। यह स्थिति सहज साधना हर दिन 12 से 18 घंटे तक होता रहा। ठीक, तो प्रतिदिन यहाँ तो लिखा है 12 से 18 घंटे। उनके घर वालों से बात करने से पता चलता है कि वो कमरे में बंद करके चले जाते थे, पेट साफ करके अंदर जाते थे, 2-2, 3-3 दिन, 4-4 दिन बाहर नहीं आते थे, क्योंकि समय का उसमें बोध ही नहीं रहता है समाधि में। समाधि की अवस्था में जाने के पहले कहते हैं कि संकल्प करते हैं कि कब वापस आना है, उसके हिसाब से शरीर अध्यास वापस आता है। समाधि की अवस्था में ये, क्योंकि आशा विचार इच्छा चुप होने का मतलब हमको कुछ चाहिए, हमको कुछ करना है और हमको हमारे पास कुछ है, ये तीनों ही कुछ नहीं रहता है ना। ये शून्य हो जाता है। इस स्थिति को समाधि कह रहे हैं।
तो समाधि के बाद नागराज जी कहते हैं कि जब समाधि होने की स्वीकृति हुई उनको, तो इसमें जो ब्रह्म ज्ञान होना था वो नहीं हुआ, है ना। इसका ये नहीं कह रहे हैं कि कुछ भी ज्ञान नहीं हुआ, ये कह रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, उनको अपने जिज्ञासा का उत्तर नहीं मिला, है ना। ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि यदि हम ये कह दें, हम जैसे लोग जिन्होंने न साधना किया है, न समाधि के लिए सोचा भी है, समाधि देखना तो बहुत दूर, यदि हम ये कह दें कि समाधि में कुछ नहीं होता है, ये मेरे अनुसार तो अतिशयोक्ति की श्रेणी में आएगा। हम इतना ही कह सकते हैं कि मध्य दर्शन से जो समझ में आया है, या इसमें से जो वस्तु हमको प्राप्त हुई है, ये नागराज जी को समाधि के अवस्था में नहीं मिला, उनको नहीं मिला, है ना। वो भी यही बोलते थे, हमको नहीं मिला, और किसी को मिला होगा तो मिला होगा, ठीक है। हाँ, हम टेक्निकली आर्ग्यू कर ही सकते हैं कि समाधि की स्थिति यदि सबके लिए समान है तो उसमें जो ज्ञान होता है वो भी समान होना चाहिए, पर वो एक तर्क अपनी जगह है ना। कई बार तर्क जो है वास्तविकता को छूता नहीं, इसीलिए इस जगह को हमको इस विधि से स्वीकारना, जिसको मैंने साधु वाक्य कहते हैं, वो बनेगा। तो समाधि में नागराज जी जिस ज्ञान के तलाश में थे, तलाश का मतलब जिज्ञासा उनमें जो था, वो उनको समाधि की अवस्था में नहीं हुआ। समाधि में कहते हैं कि मैंने शरीर पड़ा है, इसका वो दृष्टा बने हैं, है ना। समाधि के बहुत पहले ही उनको ये स्वीकृति हो चुकी है कि वो मर नहीं सकते हैं, तो स्वयं के अमरत्व का स्वीकृति उनमें समाधि के पहले ही, वो जो 1960 के दशक में साधना में प्रौढ़ता आई के स्थिति में हुआ होगा, उस समय में ये हम अनुमान कर सकते हैं। परंतु समाधि में उससे परे भी कुछ हो रहा है। समाधि में क्या होता है वो अपने में एक अलग टॉपिक है, उसमें हम नहीं जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि जब अभी समाधि हुआ है, उनके अनुसार इसमें कहने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि उनके भाषा में हम सुखी हूँ ये भी कहना नहीं बनता है, हम दुखी हूँ ये भी कहना नहीं बनता है, हमको संसार से कोई मतलब ही नहीं है ना। तो परंतु शरीर अध्यास वापस आने के बाद घर बार और बच्चे, क्योंकि ये गृहस्थ आश्रम में थे, है ना, तब तक उनके 3 संतान हो चुके हैं। 1970 में उनके 4 बच्चे हैं, एक गांव में छोड़ के आए थे और यहाँ पर 3 अमरकंटक में हुए साधना के दौरान। इन सब का नाम याद है ना, इनके सबके साथ खेलते थे, इनके साथ खाना खाते थे। तो इसका मतलब है कि जो समाधि में ऐसे नहीं कि सारी चीज़ें मिट जा रही हैं, क्योंकि वो स्मरण जो है वापस आ जा रहा है। आदमी को अपना नाम याद है, मैं कहाँ पैदा हुआ, बीवी कौन है, बच्चे कौन है, ये सारा याद है ना। अपन जिस ज्ञान की तलाश में थे वो पूरा नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि ये समाधि हुआ भी है कि नहीं, है ना, इसका कोई गवाही भी नहीं है, ठीक है। तो उनके अनुसार कोई भी गवाही नहीं है कि तुमको समाधि हुआ है। तो समाधि हुआ भी कि नहीं, इसका परीक्षण करने का एक ही तरीका है, उन्होंने कहा संयम करना पड़ेगा, है ना। संयम जो है पतंजल योग सूत्र में उसका उल्लेख है। योग सूत्र आप लोग बताते हैं 2,500 वर्ष पुराना, कोई 2,000 बताता है, कोई 1,500 वर्ष बताता है ना। काफ़ी प्राचीन है, इतना तो हम मान ही सकते हैं। इसके 4 अध्याय हैं योग सूत्र के, इसको 4 पाद कहते हैं। प्रथम को समाधि पाद का है, द्वितीय जो है साधना पाद है, तृतीय जो है विभूति पाद है शायद, है ना, और चौथा जो है कैवल्य पाद। ये 4 पाद 4 अध्यायों में जो पतंजल जो योग आजकल पतंजल नाम दूसरे नाम से हो गया है, परंतु योग सूत्र के जो जनक थे, और पतंजल बोल के और एक भी व्यक्ति हुए हैं बताते हैं, जो मैंने ग्रामर पर हिंदी व्याकरण पर काम किया, वो एक अलग चीज हो गया, ठीक है। उसमें उल्लेख है संयम का। संयम का मतलब है, यदि बहुत आम भाषा में यदि मैं उसको रखने जाऊं, कि मन चाहे विधि से चैतन्य शक्तियों का नियोजन कर पाना। उसके पहले उसको साधने का कोशिश कर रहे हैं, है ना, साधना काल में, धारणा में, ध्यान में। परंतु समाधि के बाद आप जैसे चाहे वैसे उसका नियोजन कर सकते हो। उसमें लिखा है धारणा, ध्यान और समाधि, इन 3 भूमियों को एकत्रित करने से संयम होता है ना। धारणा, ध्यान, समाधि त्रैमिक के तत्व संयम है, ऐसा लिखा है उसमें। और अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग उद्देश्यों से संयम करने से अलग अलग विभूतियां प्राप्त होती हैं, ये भी लिखा है। उसका वर्णन भी करते हैं उस पुस्तक में। करने के बाद लेखक उसमें ये भी लिखते हैं, परंतु ये सब करने से साधक भटक भी जाता है, ये भी लिखा है।
कुछ लोगों का ये भी मानना है कि पतंजल महर्षि ने जो भी लिखा योग सूत्र में, उसकी जानकारी पहले से उपलब्ध थी और उसका भाष्य मात्र उन्होंने किया, दोनों ही हैं, ठीक है ना। परंतु नागराज जी जब उसका स्मरण किए, ये बुक तो पढ़ के साधना नहीं कर रहे ना, पुस्तक तो पीछे मैसूर में छोड़ दिए, बिना पुस्तक का आए हैं साधना करने के लिए। तो जब उसका स्मरण किया तो उनको लगा कि वो तो संयम, उसमें जो संयम लिखा है वो तो केवल चमत्कारिता के लिए है, और चमत्कार को तो वो पहले से नकार चुके ही थे। माने चमत्कार उनको चाहिए नहीं था। चमत्कार से तात्पर्य यहाँ पर ये बनेगा कि सामान्य रूप से जो क्रियाकलाप एक मनुष्य करता है उससे परे कर पाना, या उसको नहीं किए हुए जीना, जैसे बिना पानी पिए जीना या केवल पानी पी के रहना, है ना, एक ही समय पर दो जगह दिखना, है ना। फिर कंठ पर संयम करने से काया व्यू का ज्ञान होता है, जैसे पूरे शरीर के व्यू का ज्ञान होता है। ये सब नागराज जी का उद्देश्य में था नहीं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि मैं अपने विवेक से उसको पलटाया। मैंने उसको पलट कर क्या किया, समाधि ध्यान धारणा क्रम में स्वयं स्वयं स्फूर्त प्रणाली मैंने स्वीकारा, अपने विवेक से इसको पलटाया। तो क्या किए, समाधि, एक बार समाधि का अधिकार हो गया तो जैसे ही जिज्ञासा माने या मन बनाते हैं या संकल्प, मन का मतलब संकल्प है ना, संकल्प होने से फिर समाधि होता है। तो उस समाधि में जाके ध्यान में, है ना, बुद्धि में ध्यान में अपने जिज्ञासा को उन्होंने रखा, ठीक है ना। अब ये जो जिज्ञासा का स्वरूप है, हमारे लिए ये समझना आवश्यक है इस समय इस जगह पर, कि ये जिज्ञासा का स्वरूप भाषा नहीं है ना, ये अर्थ है, जिसमें केवल भाव है। भाषा हमारे कल्पनाशीलता के दायरे तक रुक जाता है, चित्रण के सीमा तक ही है भाषा। यहाँ पर पूरी की पूरी बात जो है बुद्धि की हो रही है, बुद्धि में भाषा नहीं जाता। तो उसमें अपने जिज्ञासा को रखे, है ना। यदि हम अनुमान करें कि ये जिज्ञासा का नेचर क्या होगा, तो ऐसा लगता है कि अस्तित्व के स्वरूप, क्योंकि उन्होंने कहा कि समाधि में जैसे गहरे पानी में डुबकी लगा के आंखें खोल के देखने से जैसे लगता है, वैसा हमको लगता रहा। ये उन्होंने उसका वर्णन दिया, ठीक है। तो ये जो आंखें खोल के देखने से उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि कोई वस्तु है और उसमें मैं हूँ, ये जो भाव है, ये फीलिंग को उन्होंने डिस्क्रिप्शन किया अपने समाधों में। तो मेरा अनुमान है कि स्वयं के अस्तित्व और ये जो वस्तु है, इन दोनों को रख के ध्यान का जिज्ञासा का भूमि बनाते हैं। भाषा के रूप में ये कहते हैं कि आकाश संयम किया, है ना, पर वो आकाश संयम का तात्पर्य क्या है हम लोग, मुझे लगता है, ढूंढते रह जाएंगे। बट कुल मिलाकर समाधि से ध्यान और ध्यान से धारणा में आए, उल्टा किया, है ना। धारणा नीचे की भूमि है, तो अपने जिज्ञासा को उन्होंने चित्रित किया चित्त क्षेत्र में, धारणा बनाई उसकी। ये करने से क्या हुआ आगे बताते हैं, 2 वर्ष बाद संयम होने से समाधि होने का प्रमाण स्वीकारा। 2 वर्ष लगा, है ना। तो एक कई बार आप लोग भी ये सोचते ही होंगे कि इस आदमी का सिंसियरिटी भी देखिए, इस व्यक्ति का समाधि होने के बाद भी उसके प्रमाण को प्राप्त करने के लिए 2 वर्ष तक वो रुक रहे हैं, है ना। समाधि से संयम होने की क्रिया में भी 12 घंटे से 18 घंटे लगते रहे। समाधि से संयम संपन्न होने की क्रिया में, समाधि में हो गया, उससे संयम कर रहे हैं। तो संयम में, इस विधि के संयम में क्या कर रहे हैं, समाधि में इच्छा विचार आशा, जो लोग जीवन क्रिया को पढ़े हैं, उसमें मन वृत्ति चित्त, है ना, यह चित्रण क्रिया, तुलन विश्लेषण तथा आस्वादन एवं चयन, ये चारों ही में कोई वस्तु नहीं रहता है ना। यदि हम बोलते हैं बंद हो गया तो ऐसा लगता है कि वो वस्तु अस्तित्व में, है ना। खासकर जीवन परमाणु में तो होता ही नहीं, क्योंकि वापस क्रियाशील होता है, उसकी क्रियाशीलता नहीं रहती है। तो उसके बाद ध्यान करके धारणा के प्रोसेस में क्या हो रहा है, इसको रीस्टार्ट कर रहे हैं। तो यदि मैं अपने भाषा में उसको देखूं तो मन चाहे विधि से चित्रित करना, मन चाहे मतलब संकल्प के अनुसार, है ना। मन चाहे विधि से हम लोग अभी करते हैं, परंतु बुद्धि में जो संकल्प है उस संकल्प के अनुसार चित्रण करना, और उसके समर्थन में फिर तर्क बनता है, ठीक है। तो समाधि को एक भाषा में भी कहते हैं क्लीन स्लेट है, मन वृत्ति चित्त का क्लीन स्लेट हो गया। उस क्लीन स्लेट पे जिज्ञासा को रखने से उसके उत्तर उस स्लेट पे मिलता है। एक प्रकार से ऐसा हम मान सकते हैं या सोच सकते हैं, अनुमान कर सकते हैं। इसमें शरीर से कोई क्रिया संपन्न नहीं हो रही है संयम में, है ना।
तो मन वृत्ति चित्त क्रियाशील है, मगर शरीर से कुछ भी वस्तु चयन नहीं हो रहा है, आस्वादन तक आके रुक जा रहा है, चयन क्रिया नहीं हो रहा है। ये कन्वर्जन जो प्रोसेस है, ये कहते हैं कि 12 से 18 घंटा प्रतिदिन लगता था, और ये 2 वर्ष तक चला है समाधि के बाद। एक बार ये भी कहा था उन्होंने कि शुरुआत में जब संयम शुरू किया तो अनेकों प्रकार की आवाज़ें सुनाई दी, ऐसे ऐसे एक किसी समाज में शायद प्रिंट में आया भी है कि ऐसे ऐसे भाषाओं में आवाज़ आई जिसको वो पहचानते भी नहीं थे, है ना। तो वो क्या है, वो हम लोग उसको सोचते रहेंगे, मुद्दा है। पर कुल मिलाकर हमारे इंटरेस्ट के लिए यहाँ पर है कि इस विधि से उन्होंने संयम किया। समाधि, ध्यान, धारणा, नंबर 1। दूसरा गौर करने का यह है कि ध्यान में जो जिज्ञासा प्लेस कर रहे हैं वो अपने जिज्ञासा को बना रहे हैं, है ना, और उसको फिर धारणा क्षेत्र में खोल रहे हैं। जो भी बुद्धि में वो जो भाषा के रूप में हमारे पास 3 उनके जो मूल प्रश्न हैं वो जिज्ञासा के रूप में बुद्धि में परिवर्तित हो गया। ठीक है। फलस्वरूप क्या होता है, संपूर्ण अस्तित्व, सहअस्तित्व, सहज रूप में रहना होना मुझे अनुभव हुआ। तो अनुभव की क्रिया उनमें संपन्न हुई। ये जो पूरा 2 लाइन है इसको 1.5 पेज में लिखा है मानव व्यवहार दर्शन के 17वें अध्याय में, है ना। उसके बीच में लिखा है जो अनुसंधान विधि है जिसमें समाधि तप्त साधक का वर्णन किया है, उसमें ये 2 लाइन में होता क्या है एग्जैक्टली उसका वर्णन उसमें किया है। तो जो लोग इच्छुक हैं उसको पढ़ सकते हैं। मानव व्यवहार दर्शन 17 चैप्टर, रहस्य मुक्ति। फिर इसका वाङ्मय स्वरूप मध्यस्थ दर्शन सहस्तित्ववाद शास्त्र के रूप में प्रस्तुत हुआ। तो उनको अनुभव हुआ, क्या अनुभव हुआ, संपूर्ण अस्तित्व सहस्तित्व के रूप में अनुभव हुआ। वो सहस्तित्व क्या है उसको वो बताएंगे। तो ये लगभग 1970 के पीरियड की बात हो रही है। पहले एक पुस्तक छपी थी दिव्य पथ नाम से, जिसकी एक भी कॉपी आज उपलब्ध नहीं है ना, उसका कुछ पांडुलिपि ही है। फिर 1972 में ये पहली मानव व्यवहार दर्शन छपी थी, इतनी छोटी सी, आपके स्क्रीन में और छोटा दिखता होगा, थोड़ा पास ला देता हूँ। ये मानव व्यवहार दर्शन है ना, 1972 कॉपी अपने वेबसाइट मध्यस्थ दर्शन का जो छोटा सा एक वेबसाइट है उसमें डाउनलोड के लिए है, आप लोग जो चाहते हैं उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और 1980 के दशक में फिर उन्होंने अनुभव दर्शन लिखा, ये उसकी कवर पेज है ना, बीच में नागराज जी बैठे हैं दिख रहा है उसमें। तो ये इन्होंने वहाँ से ये दर्शन का शुरुआत, इसीलिए भी हमको आवश्यक जानकारी होनी चाहिए कि संयम के दौरान ही नागराज जी लिखते रहे, है ना। ये उसका प्रमाण है, क्योंकि इसमें जो उनका जो लेखकीय है, ये पीछे के इसमें ये है 12 जनवरी 1970 का, ये आपको नहीं दिखेगा, थोड़ा छोटा पड़ रहा है, बट ये 12 जनवरी 1970 का है ना। इसमें जो लास्ट में उनका जो वो है, उसको ये कहते हैं यहाँ पर ये लिखा है, ये उपसंहार है ना, ये 12 जनवरी 1970 की उपसंहार इस बुक में, ये नेट पे अवेलेबल है, आप में से कोई भी जो इच्छुक है उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर इस विधि से, संयम विधि से उन्होंने सहस्तित्ववादी ज्ञान या अनुभव को प्राप्त किया। ये ज्ञान क्या है ये अगले बिल में बता रहे हैं। सहस्तित्व व्यापक वस्तु में संपूर्ण जड़ चैतन्य संपृक्त एवं नित्य वर्तमान होना समझ में आया। ठीक है, व्यापक वस्तु है, व्यापक वस्तु को ही ब्रह्म कहा है, यही ब्रह्म ज्ञान है। परंतु क्या समझ में आया, केवल ब्रह्म का अस्तित्व है ऐसा नहीं है, केवल मैं हूं और कुछ भी नहीं है ऐसा भी नहीं है ना। हो सकता है हम कल्पना करें तो समाधि में शायद ऐसा कुछ लगता होगा, समाधि में जो भी बोध या अनुभव, जो भी उसकी स्थिति का हम नाम करें, है ना। परंतु अनुभव में क्या हो रहा है, संयम के फलस्वरूप व्यापक वस्तु में संपूर्ण जड़ चैतन्य संपृक्त एवं नित्य वर्तमान होना समझ में है। चैतन्य वस्तु भी है, चैतन्य वस्तु क्या है ये भी स्पष्ट हो रहा है, जड़ भी है और व्यापक भी है, और जड़ और चैतन्य व्यापक में संपृक्त है, ये तीनों का अविभाज्य वर्तमान है, ये उनको समझ में आ रहा है ना। किसको समझ में आ रहा है, जीवन में समझ में आ रहा है ये, है ना। तो इसका अनुभव भी हो रहा है, इसका बोध भी हो रहा है। ठीक है, दूसरे भाषा में यदि हम अनुमान करें, ठीक है, तो इसका मतलब ये ज्ञान समाधि में नहीं हुआ, है ना। तो समाधि में जीवन की वो क्रियाएं क्रियाशील नहीं हो रही हैं, ये सक्रिय नहीं हो रही हैं। जो लोग दर्शन के अध्येता हैं, परावर्तन प्रत्यावर्तन क्रिया को सुने होंगे, सोचे होंगे, समझे होंगे,
तो प्रत्यावर्तन क्रिया कुछ हो नहीं रहा है समाधि में, जो आगे जाके इस विधि से संयम करने से, है ना, पलट के संयम करने से और उसमें उद्देश्य में ध्यान को रखने से ही हो रहा है। ये बहुत ही क्लियरली पॉइंट 11 to 12 में हमको बहुत क्लियर डिमार्केशन यहाँ पर दिखता है। आगे क्या समझ में आ रहा है उनको, इसी सहअस्तित्व में परमाणु में विकास क्रम के रूप में भूखे अजीर्ण व परमाणु में ही विकास पूर्वक तृप्त परमाणु गठनपूर्ण परमाणु के रूप में जीवन होना रहना समझ में आया, है ना। इसका दृष्टा पूरा अभी जीवन है, केवल अनुभव, क्योंकि अनुभव आत्मा में होता है, बोध बुद्धि में होता है ना, चिंतन और चित्रण चित्त में होता है, वृत्ति में विचार होता है। ये पूरी चीज आत्मा से लेकर वृत्ति तक उनको पूरी बात समझ में आ रही है ना। दर्शन के अध्ययन के क्रम में मुझे काफी समय लगा उसको, मतलब कुछ वर्ष लगे पकड़ने में, कि ये जो देख रहा है जीवन संयम में पूरा ही जीवन देख रहा है। अनुभव बोलने से ऐसा लगता था मुझे कि ये सारा आत्मा को ही समझ में आ रहा है। फिर काफी देर बाद पकड़ में आया कि नहीं, पकड़ में आने का मतलब है कि भिन्न उसकी एक अनुमान बनी, है ना, कि ये पूरे ही जीवन में हो रहा है। आप भी उसको इस विधि से सोच के देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चित्रण से लेकर आत्मा तक ये उनको समझ में आ रहा है, तो जीवन को ज्ञान हो रहा है इसका। सहअस्तित्व में ही गठनपूर्ण परमाणु चैतन्य इकाई जीवन रूप में होना समझ में आया, है ना। तो गठनपूर्ण परमाणु ही चैतन्य इकाई है, ठीक है। तो चैतन्य की इकाइत्व और उसका उत्पत्ति गठन, उसका स्वरूप गठनपूर्ण होने के रूप में और उसकी उत्पत्ति, तीन चीजें समाई है, ठीक है ना। एक तो चैतन्य इकाई अपने में एक स्वरूप है, केवल आत्मा है ऐसा नहीं कह रहे, ठीक है, यह कुछ भी नहीं है ये भी नहीं कह रहे। दूसरा, ये अपने में एक परमाणु है, ये दूसरा डेटा पॉइंट हमको मिला, चैतन्य इकाई है। दूसरा डेटा पॉइंट क्या है, ये परमाणु है। किस प्रकार का परमाणु है, गठनपूर्ण परमाणु, है ना। और चौथा बिंदु क्या है, जड़ ही चैतन्य बना, गठनपूर्ण बनता है, जड़ परमाणु ही गठनपूर्ण बनता है। और इस चैतन्य परमाणु को उन्होंने अपने जीवन से देखा। आंखों में, हमारे आंखों के सीमा में जीवन आता नहीं, जीवन समझ में आता है। जैसे मैं सोचता हूँ या मुझे अच्छा लगता है, मुझे बुरा लगता है, मैं कल्पना करता हूँ, मुझे बात कुछ समझ में आई है, नहीं समझ में आई है, ये सब हमको अपने में समझ में आती है, अंदर, है ना। अंदर का मतलब शरीर के अंदर नहीं है, स्वयं में समझ में आती है, ये भाषा बनता है। जीवन का जो संबोधन है अपने प्रति, उसके लिए लिखा है स्वयं, तो स्वयं में समझ में आती है, ये भाषा बनता है। सहअस्तित्व में ही भूखे व अजीर्ण परमाणु, अणु व प्राण कोशिकाओं से ही संपूर्ण भौतिक व रासायनिक रचनाएं तथा परमाणु अणुओं से रचित धरती तथा अनेक धरतियों का रचना स्पष्ट होना समझ में आया। हम आगे इसके परिभाषाओं को लेंगे, वो शायद कल सवेरे के सत्र में देखते हैं कैसा समय हमारा बनता है ना। परंतु सहअस्तित्व में भूखे और अजीर्ण परमाणु हैं, ये समझ में आया। भूखे परमाणु उसको कह रहे हैं जिसमें आवश्यकता से कम अंश है ना। मध्य दर्शन अंश तक आकर बात को छोड़ देता है, वो अंश का स्वरूप क्या है फिर उसका नामकरण में नहीं जाते हैं, जैसे अभी आधुनिक विज्ञान ने किया है। और अजीर्ण परमाणु, अजीर्ण का मतलब है कि आवश्यकता से अधिक उसमें अंश है। जीवन को नाम दिया है तृप्त परमाणु, है ना। तो ये भार बंधन तथा अणुबंधन से मुक्त है और आशा बंधन से युक्त है। आशा बंधन से युक्त है का मतलब है इसमें जीने की आशा है। तो ये फिजिकली कभी भी किसी और परमाणु के साथ जुड़ नहीं सकता, है ना। वो उसकी रिक्वायरमेंट खत्म हो गई, या मतलब संभावना ही खत्म हो गई। और प्राण कोशाओं से, तो प्राण कोशाओं का आगे वो उल्लेख करते हैं, तो उसको हम देखेंगे। इसको हम सेल मान सकते हैं अभी भाषा के रूप में। आधुनिक विज्ञान में जो सेल है और मध्य दर्शन में प्राण कोशा एक है, ऐसा हमको मैंने सेम टू सेम कंपैरिजन मिलता नहीं। से ही संपूर्ण भौतिक व रासायनिक रचनाओं, है ना। तो दो प्रकार के रचनाएं हैं, भौतिक भी है, रासायनिक भी है। रासायनिक क्रिया को यौगिक क्रिया कह रहे हैं। जब दो प्रकार के भौतिक वस्तु मिलकर तीसरे प्रकार के आचरण को प्रस्तुत करते हैं, उसको रासायनिक क्रिया कहते हैं। आज के दिन बोल सामान्य भाषा में हम इसको केमिकल प्रोसेस भी कहते हैं, एक फिजिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस। तथा परमाणु एवं अणुओं से रचित धरती तथा अनेक धरतियों का रचना स्पष्ट होना समझ में है। ये सब उनको संयम काल में स्पष्ट हो रहे हैं। तो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या नहीं है, ये ज्ञान 12 नंबर पॉइंट में बहुत ही स्पष्ट रूप में आ रहा है। ब्रह्म सत्य है,
मैं भी उसमें सत्य हूँ, मुझ में कुछ क्रियाएं हैं वो भी सत्य है। सत्य का मतलब जिसका होना होता है ना। और जगत भी है और जगत का पूरा अध्ययन भी हो रहा है, पूरा विकास क्रम विकास जागृति क्रम जागृति के रूप में। आगे इसको हम पुनः लेंगे। पॉइंट नंबर 13 ये पूरा आया पॉइंट नंबर 12 में। अस्तित्व में ही भौतिक रचना रूपी धरती पर ही यौगिक विधि से रसायन तंत्र प्रक्रिया सहित, है ना, यौगिक विधि से रसायन केमिकल प्रोसेस तंत्र प्रक्रिया सहित प्राण कोशाओं से रचित रचनाएं संपूर्ण वन वनस्पतियों के रूप में समृद्ध होने के उपरांत प्राण कोशाओं से ही जीव शरीर का रचना होना और मनुष्य शरीर का भी रचना संपन्न होना व परंपरा होना समझ में आया, है ना। बहुत कुछ कह दिया पॉइंट नंबर 13 में। अस्तित्व में ये भौतिक रचना रूपी जो धरती है उसमें भौतिक क्रियाकलाप, उसके बाद रासायनिक क्रियाकलाप, तो एक प्रकटन है ना। एक प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं किसी भी ग्रह गोल पर, जिसमें भौतिक क्रिया के बाद रासायनिक क्रिया, भौतिक रासायनिक क्रिया से प्राण कोशा का बनना, है ना। प्राण कोशा मतलब ऐसी एक वस्तु बनती है जो अभी सांस लेती है। काफी एक चमत्कृत करने वाली कल्पना है यदि हम सोचें कि एक धरती पर पहले कुछ भी नहीं है, फिर थोड़े समय के बाद, थोड़े समय मतलब लंबा अंतराल मान लेते हैं, तो उसमें पानी दिख जाता है। फिर उसके बाद कोई ऐसी एक वस्तु दिखती है जो सांस ले रहा है। तो उस भौतिक वस्तुओं से कुछ सांस लेने का मतलब क्या हुआ, कुछ भौतिक पदार्थ को अंदर लेके उसको उपयोग करके भिन्न विधि से उसको बाहर फेंक रहा है, बाहर भेज रहा है ना। इंटरैक्शन ऑफ गैसेस, यही सांस लेना है। हम लोग भी यही करते हैं, मतलब ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और ये होने से उसमें मल्टीप्लिकेशन की कैपेसिटी, है ना, प्रजनन की क्षमता प्राण कोशाओं में आ जाती है, अपने जैसा और एक बना लेता है। जबकि भौतिक वस्तुओं में, भौतिक रासायनिक वस्तुओं में ये क्षमता हमको दिखती नहीं। तो ये प्रजनन क्रिया वन वनस्पतियों में दिखता है, इसीलिए पेड़ पौधे उगते हुए हमको दिखते हैं। ये भी ज्ञान संयम काल का ज्ञान है ना, ये हम ध्यान में रखें। ये पूरी ही संयम काल की ही वर्णन हो रही है ना। और इसको आप हम जैसे लोग प्रत्यक्ष रूप में इंद्रियों के माध्यम से हम देखते भी हैं पेड़ पौधा, ठीक है। और अभी तो ऐसे कैमरा आ गए हैं कि उसको रख देते हैं पौधे के सामने, और वो जो फ्रेम्स हैं उसको बहुत हाई स्पीड में आगे करते हैं, तो बहुत तेज़ी से पेड़ या पौधा बढ़ते हुए हमको नज़र भी आता है। अभी वीडियोस कई सारे बन गए नेशनल ज्योग्राफिक वगैरह का। तो ये सब तो अभी प्रत्यक्ष रूप में भी हम कैमरा से देख भी सकते हैं, पर ये सब इनको जीवन में सीधे सीधे समझ में आ रहा है। और इसी से मनुष्य शरीर का भी रचना हो रहा है, ये भी दिख रहा है, और इसकी परंपरा भी हो रही है। ऐसा नहीं है कि ये बन के मिट गया या स्ट्रगल कर रहा बने रहने के लिए, है ना। ये इसकी परंपरा भी बनी है। पॉइंट नंबर 14, सहअस्तित्व में ही शरीर व जीवन के संयुक्त रूप में मानव परंपरा होना समझ में आया। ठीक, इसी सहअस्तित्व में, सहअस्तित्व मतलब वो इकाई भी है, व्यापक भी है, इसको सहअस्तित्व कह रहे हैं। दोनों ही मिट नहीं रहा है ना। व्यापक वस्तु गायब हो गया ऐसा भी नहीं है, इकाई नहीं है ऐसा भी नहीं है, इकाई व्यापक में गायब हो गया ऐसा भी नहीं है। दोनों का सहअस्तित्व बना हुआ है। उसी में शरीर व जीवन का, उसको जीव नाम नहीं दे रहे हैं, आत्मा नहीं कह रहे हैं, उसके संयुक्त रूप में मानव परंपरा है, ये उनको समझ में आ रहा है। तो यदि हम प्रारंभिक प्रश्न यदि लें कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, है ना, अनुभव ज्ञान में क्या हो रहा है, ब्रह्म सत्य जगत शाश्वत, ये नागराज जी के लिए ये अनुभव हो रहा है ना। जिनकी मान्यता प्रारंभ से भिन्न थी, ब्रह्म सत्य जगत भी शाश्वत है, किसी की मान्यता थी, उस व्यक्ति के लिए ये बात कंफर्मेशन हो जाती अनुभव के रूप में, अनुभव ज्ञान के रूप में, है ना। क्योंकि कई सारे विचारधारा है, हम ये नहीं कह सकते ही कि सारा ही भारत ऐसा मानता है, उनको भी पता है कि ऐसा नहीं है ना। बहुत लोग मानते हैं, भिन्न भी मानते हैं, आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं, दोनों के अस्तित्व को मानते हैं, तीनों के अस्तित्व को मानते हैं, द्वैत है, त्रैत है, कई सारे इसके कॉम्बिनेशन है। वो सब विचार की श्रेणी में, वाद या तर्क की श्रेणी में आता है, वो एक अलग बिंदु है। बट यहाँ पर उनको समझ में आ रहा है कि शरीर व जीवन तो केवल आत्मा का अस्तित्व है, ऐसा नहीं है। नागराज जी जिस परंपरा से आए थे उसमें 3 महावाक्यों को मानते हैं वेदांत के, है ना। तो उसमें यदि पहला वाक्य जो है उसमें बोलते हैं कि प्रज्ञानाम ब्रह्म, ये जो ब्रह्म है ये ज्ञान का, प्रज्ञा का स्वरूप ब्रह्म ही ज्ञान है। फिर बोलते हैं कि
अहम ब्रह्मास्मि, है ना, मैं ब्रह्म हूँ या ब्रह्म जैसे हूँ, दोनों ही आप परिभाषा लगा सकते हैं, मुझे संस्कृत तो आती नहीं। तीसरा तत्वमसि, है ना, तुम ही वो हो या तुम उसके जैसे हो, ये भी हो सकता है। परंतु यहाँ पर ये तीन में से या तीन के जैसे कोई भी वाक्य हमको पढ़ने में नहीं आता। लेखक ने उसको दूसरे विधि से या भिन्न ही, एक अलग ही विकल्पात्मक भाषा का प्रयोग किया है। ये हमारे लिए ध्यान देने का एक बिंदु है। 14 नंबर में अगले पेज में जाते हैं, पेज नंबर 5। सहस्तित्व में से के लिए सहस्तित्व नित्य प्रभावी होना समझ में आया, यही नियति क्रम समझ में आया। तो नॉट जस्ट कि सहस्तित्व में ये सब स्थिति के रूप में है, परंतु ये बहुत एक्टिव है, बहुत ही इंटरेक्शन हो रहा है, बहुत बिजी है सहस्तित्व या अस्तित्व जो है ये बहुत ही बिजी है ना। तो इसमें ये नित्य प्रभाव इसका बना ही हुआ है और यही नियति क्रम के रूप में समझ में आ रहा है। नियति के मतलब डेस्टिनी भी हम बोल सकते हैं। तो ये नियति ही को आगे हम अध्ययन भी करेंगे, ठीक है। तो नियति विधि को आगे बता भी रहे हैं कि ये अस्तित्व में 4 अवस्था पाया जाता है। पॉइंट नंबर 15 में अस्तित्व में 4 अवस्था, प्रथम पदार्थ अवस्था, द्वितीय प्राण अवस्था, तृतीय जीव अवस्था, चतुर्थ ज्ञान अवस्था। तो पदार्थ अवस्था से प्राण, प्राण से जीव, जीव से ज्ञान अवस्था को नियति क्रम कह रहे हैं, है ना। अस्तित्व में प्रोग्रेशन है, ये अस्तित्व के डायरेक्शनैलिटी को बता रहा है। मतलब एक उसको किसी भी प्रकृति, किसी भी धरती पे जो प्रकट होने का जो क्रम है वो ये है, और ये उनको अनुभव ज्ञान में, संयम में इनको ज्ञान हो रहा है ना। और कई बार ऐसा भी लग सकता है कि इसको देखने से बहुत ही सामान्य चीज़ लगती है। ये तो एक छोटे बच्चों को भी दिखता है कि पत्थर है, पत्थर से अलग पेड़ पौधे हैं, है ना, और पेड़ पौधे से अलग जीव है, और जीव ये जानवर से अलग आदमी है। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। और ये अच्छी बात भी है, सहस्तित्व नित्य प्रभावी है, इसीलिए बहुत बड़ी बात लगती भी नहीं, क्योंकि बहुत सहज रूप से हर आदमी को इतना भास होता ही है ना। रूप के आधार पर ही हम बोल देंगे कि ये पदार्थ है, ये प्राण है, ये आदमी है, और ये आदमी नहीं है, ये जानवर है, ठीक है। हर बच्चा 8 साल 10 साल का बच्चा भी उसको बोल देगा, इन चारों चीज़ों को विश्लेषित कर देगा अलग अलग। परंतु यदि पदार्थ के परिभाषा को जब हम देखते हैं, उसको लिखा है पद भेद से अर्थ भेद को व्यक्त करने वाली जो इकाई है उसको पदार्थ कह रहे हैं। तो पदार्थ अवस्था और प्राण अवस्था में कुछ मौलिक अंतर है, कोई फंडामेंटल अंतर है, जिसको आगे आप मैंने पहले भी किए होंगे, बट इसमें भी हम देख ही सकते हैं, है ना। मैंने प्रत्येक इकाई का रूप, गुण, स्वभाव, धर्म 4 आयाम होते हैं। तो उसमें से अभी हम जो सामान्य रूप से पहचान लेते हैं वो रूप के आधार पर पहचानते हैं, उससे सूक्ष्म होता है गुणों के आधार पर पहचानना, ठीक है। जैसे मनुष्य का गुण होता है और गाय का गुण होता है, इनमें हो सकता है कुछ गुण एक समान भी हो, दोनों अपने बच्चे का देखभाल करते हैं, मान लीजिए गाय भी अपने बच्चे का देखभाल करती है, परंतु मनुष्य में कई ऐसे गुण पाए जाते हैं जो गाय में नहीं पाई जाती। वैसे ही मनुष्य के जीने का जो प्रयोजन है वो ज्ञान है। जैसे मुझे कुछ मतलब पता है, ऐसा लगता है, तो मैं इस माध्यम से आपको बता रहा हूँ। जानवरों में इसकी आवश्यकता सुनने की या बोलने की, अध्ययन करने की, पढ़ने की, लिखने की आवश्यकता, है ना, ज्ञान करने की आवश्यकता नहीं दिखती है। इसीलिए मानव को ज्ञान अवस्था की इकाई माना है। मनुष्य सुखी होना चाहता है, जबकि जीव जानवरों में सुख जैसे लगता है, परंतु सुख की चाहत से वो अपने जीवन जीते हैं, ऐसा नहीं है। वो जिंदा रहने के लिए जीते हैं, है ना। जिंदा रहने का मतलब शरीर के अस्तित्व को बना के रखने के लिए, जीने की जो आशा है उसको कैसे व्यक्त करता है जीवन जीवों में, वो शरीर को बना के, शरीर को जिंदा, शरीर को जीवित बना के रखने से उसको व्यक्त करता है। और प्राण अवस्था में कोई मैंने निर्णय जैसे कोई प्रक्रिया नहीं है ना। तो जीव अवस्था में मेधस को पाया जाता है, प्राण अवस्था में मेधस को नहीं पाया जाता है। आगे जाके हम शायद इसको और थोड़ा सा सूक्ष्म अध्ययन यदि समय मिलेगा तो करेंगे। अस्तित्व में 4 पद हैं, है ना। ये हो गए अवस्था, ये है स्टेटस। 4 स्टेटसेस में है, मतलब इसको क्लब करके यदि देखेंगे इन्हीं चारों को, है ना, तो किस प्रकार के पद मिलते हैं, किस प्रकार का स्टेटस मिलता है, इसको कह रहे हैं। स्टेटस का मतलब है कि एक प्रकार के विकास के क्रम में, है ना, एक पद में रहना,
विकास के क्रम में किसी एक पायदान में, किसी एक भूमि में रहना, इसको हम पद कहेंगे। जैसे प्राण पद, प्राण पद में क्या होता है? पदार्थ से प्राण, प्राण से पदार्थ। भ्रांति पद में क्या है? जीव से मानव, मानव से पुनः जीव। इसमें जीवन है ना, ये चैतन्य इकाई का होना। देवपद, देवपद का मतलब है पुनः वो जीव अवस्था नहीं हो सकता है, वो मानव और देव मानव। और इनमें देव मानव और मानव का मतलब क्या है, इसको इन्होंने क्लासिफिकेशन किया है। और फिर दिव्य पद एक दिया है, दिव्य पद का मतलब पद मुक्ति। ठीक है, ये भी हमको मानना चाहिए कि देव, दिव्य, ये सब शब्द पहले से है ना। डिवाइन मैन और दिव्य आत्मा, इस प्रकार की भाषा पहले से, कल्पना और है ना, ऐसे लोगों का जीवन चित्र, ये सब हमको मिलता ही है आत्मकथाओं में, पुस्तकों में, वर्णनों में। यहाँ पर उसको भिन्न विधि से दिया है, वो कैसे भिन्न है इसको आगे हम देखेंगे, है ना। और तीसरे बिंदु में लिखा है विकास क्रम से विकास होता है, जागृति क्रम से जागृति होता है। तो किसको विकास क्रम कह रहे हैं? ये पदार्थ अवस्था से प्राण अवस्था होना, और प्राण अवस्था की शरीर से जीव अवस्था का शरीर होना, जीव अवस्था के शरीर से ज्ञान अवस्था का शरीर, और ह्यूमन ब्रेन तक, जो सबसे डेवलप्ड ऑर्गन है इस धरती पे कम से कम, है ना, भौतिक जो ऑर्गन है ये ह्यूमन ब्रेन है। यहाँ से यहाँ तक इसको रचना क्रम कह रहे हैं। इसके मूल में जो परमाणु हैं उनमें विकास क्रम को पाया जाता है। ठीक है, विकास क्रम से विकास, विकास उस घटना को कह रहे हैं जहां पर जड़ परमाणु चैतन्य बन जाता है। कोई एक जड़ परमाणु, कोई भी जड़ परमाणु चैतन्य के रूप में हो जाता है। इसको गठनपूर्ण परमाणु नाम दिया है ना। इसमें 61 अंश होने की प्रतिपादन किया है, जिसमें केंद्र में एक है ना, और प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ परिवेशों में अंशों का होना प्रतिपादित किया है। इसी का नामकरण किया है। केंद्र में जो एक अंश, उसका नाम दिया है आत्मा, है ना। प्रथम परिवेश में 2 अंश होते हैं, मिलकर 4 क्रिया व्यक्त करते हैं, उसका नाम है बुद्धि। तृतीय परिवेश में, द्वितीय परिवेश में ये हो गया चित्त, है ना। तृतीय परिवेश में वृत्ति, और चतुर्थ परिवेश में मन। टोटल मन में 32 अंश, है ना। 32 गुना 2, 2 स्थिति में, 2 गति में, प्रत्यावर्तन और परावर्तन, ऐसे 64 हमको आचरण मिलते हैं जीवन परमाणु में। इसको विकास कहा। जागृति क्रम, तो ये जीवन जागृति के क्रम में है ना। जागृति के क्रम का मतलब है कि इसकी जानकारी, ये जितना समझता है ना, इसमें गुणात्मक परिवर्तन हो रहा है। यही जागृति क्रम का मतलब है ना। ज्ञान में और उस ज्ञान के अनुरूप आचरण में गुणात्मक परिवर्तन, एवोल्यूशन, प्रोग्रेशन, विकास हो रहा है। इसको जागृति क्रम कह रहे हैं। और किसी एक निश्चित बिंदु को जागृति कह रहे हैं, है ना, जहाँ पर आदमी जागृत हो जा रहा है। तो यहाँ पर हमको ये भी दिखता है कि ये भ्रम और बंधन का जो कारण है, वो जो दूसरा क्वेश्चन था, वो यहाँ पर सॉल्व हो रहा है। ठीक है ना। पहले उनको जो बताया गया था, और ये हम बाकी जगह भी सुने ही होंगे परंपरा में। परंपरा का मतलब अभी जो प्रचलन में है ना। परंपरा अपने में इतनी बड़ी शब्द है, तो उसको मैंने विश्लेषित करना अपने में कार्यक्रम। परंतु जो सुनने में आता है कि बंधन क्यों हुआ, कि ये जो है कंफ्यूज होके जीव में आ जाता है, या ब्रह्मलीलावश आत्मा जीव के हृदय में बैठ जाता है और जीव अपने आप को शरीर मान लेता है। नागराज जी के अनुसार विकास क्रम से विकास होता है। तो ये जो आत्मा कैसे हुआ, ये जड़ से विकसित परमाणु, गठनपूर्ण परमाणु के मध्यांश का नाम है आत्मा। ये ब्रह्म का अंश नहीं है। पलट के यदि बोलेंगे, थोड़ा सा भारी लगता है कि ब्रह्म का अंश आत्मा है, ये कहना फिर झूठ साबित हो गया, क्योंकि ब्रह्म से कुछ पैदा नहीं होता है ना। व्यापक वस्तु या ब्रह्म को क्रिया शून्य प्रतिपादित किया है, तो उससे कुछ पैदा होता है नहीं, उसमें कुछ जाके मिल जाता है। विलय होने का तात्पर्य क्या है, हम अपने हिसाब से व्याख्या दे सकते हैं, ठीक है। परंतु भाषा से जो इंगित होता है, कम से कम उससे तो हम कह ही सकते हैं कि इस दर्शन के अनुसार, नागराज जी को जो संयम में हुआ, प्रथम ब्रह्म सत्य से जगत मिथ्या पैदा हुआ, जगत मिथ्या नहीं है। ब्रह्म में जगत है और ये संपृक्त है और ये मिलकर सहअस्तित्व है और यही सत्य है। इसको स्थिति सत्य के नाम से प्रतिपादित किया है। जड़ तथा चैतन्य ब्रह्म के, है ना, सहअस्तित्व में संपृक्त है ना, और ये नित्य वर्तमान है। इनका नाश नहीं होता, न जड़ वस्तु का नाश होता है, न चैतन्य का होता है, और ब्रह्म का नाश होने का तो
सवाल पैदा होता ही नहीं। तो इन तीनों का ही नाश नहीं होता, न ही एक दूसरे से पैदा होता है। तो इसीलिए जो दूसरा कारण है ब्रह्म और जागृति का, वो कैसे हुआ? जागृति क्रम, जैसे परमाणु भौतिक का परमाणु में विकास क्रम है विकसित होने के लिए, वैसे ही चैतन्य परमाणु में जागृति क्रम है जागृत होने के लिए। तो इसमें जो डेवलपमेंट है ये भौतिक रासायनिक है अंशों के रूप में, और जागृति क्रम में जो डेवलपमेंट है ये समझ या ज्ञान के रूप में है ना। इसको अभ्यास दर्शन में एक जगह कंपनात्मक गति है ना, वाइब्रेशनल मोशन से भी जोड़ के बताया है, तो उसमें हम अभी नहीं जाएंगे। परंतु कुल मिलाकर इस पूरे जागृति क्रम को ही फिर भ्रांति पद से देवपद और देवपद, ये पूरा जो है जागृति क्रम से जागृति का पूरा बताता है। भ्रांति पद से देवपद, देवपद से दिव्य पद, ये पूरे जागृति क्रम और जागृति का व्याख्या है। तो फिर ये सब उनको समझ में आया है ना, ये सब ज्ञान हुआ, इसका अनुभव ज्ञान हुआ। अनुभव ज्ञान होने से तृप्ति हुई, क्योंकि जो मूल जिज्ञासा था उसका उत्तर है ना, उसका तार्किक उत्तर, उसका माने आकृति के रूप में उत्तर, उसका बोध के रूप में उत्तर, उसके अनुभव के रूप में उत्तर, सारे ही उत्तर उनको मिल गए। नागराज जी के इसके अनुसार मैंने उनका जो सत्यापन है, उन्होंने ये भी कहा है कि अपने बारे में बात करते हुए उन्होंने ये भी रखा कि हमने ये नहीं सोचा था कि हमको इतना बड़ा ज्ञान हाथ लगेगा है ना। भाषा के रूप में तो ऐसा व्यक्त हुए, होने के स्वरूप में उनमें क्या हुआ होगा हम लोग कल्पना ही कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आके उनकी जिज्ञासा जो एक प्रकार से 1934 में जो शुरू हुई अग्रहार में, वह अमरकंटक में आके 1970 या 72 के आसपास आके शांत हो रही है, तृप्त हो रही है, परम तृप्ति, ये सारी चीज़ें इसमें हो रही हैं। तो फिर क्या पाते हैं वो? जागृति सहज मानव परंपरा ही मानवत्व सहित व्यवस्था, समग्र व्यवस्था में भागीदारी, नित्य वैभव होना समझ में आया। तो मैं जागृत हो गया और बाकी नहीं हो सकते, ये नहीं है ज्ञान। हर आदमी ज्ञान अवस्था इकाई है, हर आदमी, हर मानव जागृति क्रम में है, हर मानव जागृत हो सकता है, होना चाहता है और होगा ही, यही नियति है ना। जागृति सहज मानव परंपरा, सहज का मतलब में से के लिए है ना, हिंदी के व्याकरण को स्थिर करने के लिए सहज शब्द का उपयोग किया गया है दर्शन में। ठीक है, तो जागृति सहज मानव परंपरा ही मानवत्व सहित, तो मानवत्व क्या है इसको हम परिभाषा में देखेंगे आगे। मानवत्व सहित व्यवस्था है ना, तो जैसे पदार्थ में उसका त्व होता है, जैसे लोहत्व होता है ना, गायत्व होता है, बागत्व होता है, वैसे ही मानवत्व क्या है? मानव का अध्ययन, इसीलिए कह रहे हैं मानव का अध्ययन संपन्न नहीं हुआ। ठीक है, ये कहीं नहीं लिखा है कि किसी को आत्मा क्या है समझ में नहीं आया। हो सकता नहीं समझ में आया हो, लिखा तो नहीं है उन्होंने, है ना। मानव का अध्ययन नहीं हुआ, यही लिखे हैं। इसे मैं सर्व शुभ सूत्र माना और सर्व मानव में शुभापेक्षा होना स्वीकारा। फल स्वरूप चेतना, विकास, मूल्य, शिक्षा, संविधान, आचरण, व्यवस्था सहित सूत्र व्याख्या मानव सम्मुख प्रस्तुत किया। क्यों प्रस्तुत किया? मेरी तो तृप्ति हो गई है ना, तो परम तृप्ति, सुख, शांति, संतोष, आनंद तथा परमानंद, परम तृप्ति है ना, पूर्णानुभूति होने के बावजूद के पश्चात इसको अभिव्यक्त करना, इसको मानव को सौंपना इन्होंने अपना कर्तव्य माना। और इस शुभ अपेक्षा के साथ चेतना, विकास, मूल्य, शिक्षा, तो शिक्षा का स्वरूप क्या है? चेतना, विकास, मूल्य, शिक्षा। उसके बाद मनुष्य के लिए संविधान है ना, ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूशन, वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन तथा आचरण है ना, मानवत्व सहित कॉन्डक्ट, आदमी रहेगा कैसे, उसका स्वरूप क्या है, ज्ञान सम्मत उसका स्वरूप क्या है ना, इसको उन्होंने व्यवस्था के सूत्र के और व्याख्या के रूप में मनुष्य के सामने प्रस्तुत किया है। तो इसमें चेतना, विकास, मूल्य, शिक्षा लिखा है, इसका मतलब मूल्य शिक्षा से चेतना का विकास होना। ठीक है ना, तो मूल्य शिक्षा किसके लिए है? चेतना के विकास के लिए। दूसरे भाषा में जैसे जैसे चेतना का विकास होता है वैसे वैसे मूल्यों का ज्ञान होता है, वैसे वैसे ये आचरण में आता है। मूल्यों का ज्ञान होता है, मूल्य में एक मैंने वो है टॉपिक है। तो कुल मिलाकर मूल्य का मतलब ही है गुण, स्वभाव और धर्म। गुण भी मूल्य है, स्वभाव भी मूल्य है और धर्म भी मूल्य है। इन चारों को, रूप, गुण, स्वभाव, धर्म को मिलकर भाव कहा है ना, भाव।
तो ये भी एक वाक्य हम पढ़ते हैं कि अस्तित्व ही संपूर्ण भाव। तो ये विकल्प का पहला जो पार्ट है इसमें पूरा हो गया है। नागराज जी के निर्देश अनुसार जो भी इसके प्रिंटर्स व्यक्ति हमारे एक मित्र हैं रायपुर में, बी आर अग्रवाल जी, वही इसको करते हैं। तो इसको प्रत्येक बुक के बिगिनिंग में, के प्रारंभ में उन्होंने उसको रखने बोला है ना, ताकि मनुष्य को ये पता चले कि ये पूरी वस्तु आई कैसे। और मुझे लगता है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप में नागराज जी के परंपरागत साधना कैसी रही होगी, इसको बीच बीच में मैं सोचता हूँ, और उससे कई बार ऐसा लगता है कि वो जो कहना चाह रहे हैं वो ज़्यादा स्पष्ट हुआ है। परंतु विकल्प का तात्पर्य क्या है, उनकी जो उनके भाषा में उनके अपने जिज्ञासा और उसमें जो उत्तर मिला, इसमें हमको दूरी दिखता है। एक तो पहला आश्वासन मिला, समाधि में ब्रह्म ज्ञान होता है, समाधि में ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है। ये पहला एक सेंटेंस, एक बहुत बड़ी सेंटेंस है जिसको कहने के लिए मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ। इस पुस्तक में नागराज जी ने ऐसे लिखा, ऐसा कहना हमको बनता है, ठीक है ना, क्योंकि ना मैं और किसी समाधि पुरुष को मिला ही नहीं। तो और हम ये नहीं कह सकते कि धरती पे जितने वाङ्मय लिखे हैं सबको हमने पढ़ के देख लिया, कहीं पे कुछ भी नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, सत्य से मिथ्या पैदा होना बोला, वो भी गलत हो गया। और ये ब्रह्म और मोक्ष का कारण क्या है ना, वो भी भिन्न हो गया। वो जागृति क्रम और जागृति है ना, तो ब्रह्म मुक्ति ही मोक्ष है, ये भाषा बनी। तो ये उसको आप ज्ञान बोलिए या रखने का तरीका बोलिए, शरीर की आवश्यकता से मुक्त हो जाना, इसको पहले मोक्ष है, ऐसे हम लोग, कई लोग है ना अपने घरों में या भारतीय संप्रदायों में सुनते आए ही हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि नहीं, मानवत्व संपन्न होना है ना, यह जागृति है, और जागृति पूर्वक मोक्ष होता है। मोक्ष से ब्रह्म मुक्ति भी होती है, आसक्ति से भी मुक्त होती है, मुक्ति होती है, दुख की भी मुक्ति होती है, और सुख शांति संतोष आनंद तथा परमानंद से युक्ति होती है। ये कुल मिलाकर एक बहुत ही कंसाइज पैकेट में इन्होंने इसको रखा है। अभी हमारे पास लगभग 15 मिनट है, तो ये नेक्स्ट वाले बिंदु पे जाते हैं। पॉइंट नंबर 16, विकल्प का स्वरूप कार्य व्यवहार के रूप में। इसको एक काम करते हैं कि ये अच्छा, हमारे पास 15 मिनट है, तो इस बुक के अंत में कुछ परिभाषाएं हैं। मुझे लगा कि 120 परिभाषा को करना, और वो भी किसी मैंने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है वो, तो उसका अध्ययन करना के जगह मैंने उसको आज दोपहर को सत्र के बाद 11:30 से 1-1.5 घंटे में उसको अलग अलग एक प्रकार से कलेक्ट किया था। मैं इसको यहाँ पर लाने का प्रयत्न करता हूँ, या ठीक है इसको बाद में कर लेंगे, इसी को बढ़ाते हैं पॉइंट नंबर 16 को, है ना, फिर कल उसको करके इसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आज 15 ही मिनट बचा। तो ये विकल्प जो समझ में आया है ना, इसका स्वरूप कार्य व्यवहार में कैसा है। जैसे मैंने पहले भी कहा, विकल्प के अन्य आयाम और विकल्प का तात्पर्य क्या है, इसको हम शायद कल दोपहर वाले सत्र में इसको पूरा करेंगे। विकल्प को अलग अलग आयामों में परीक्षण करने का हम प्रयत्न करेंगे। 16वां, विकास क्रम में पदार्थ अथवा अवस्था एवं प्राण अवस्था है ना, ये तो बात हो गई। तो ये पदार्थ अवस्था और प्राण अवस्था विकास क्रम में है, मिथ्या नहीं है भी, और बहुत कुछ कर भी रहा है। देखिए बहुत दूरी हो गई बातचीत में, है ना, व्यक्त करने के तरीके में, भाषा में बहुत सारी दूरी हो गई। नागराज जी जिन दर्शन शास्त्रों का अध्ययन करके आए हैं उसमें प्रकृति का काफी वर्णन है ना, पर अंततः इन सबको सीढ़ी ही माना है ब्रह्म ज्ञान के लिए, ठीक है। तो ये लोग तर्क को भी पढ़ते हैं, ये लोग मतलब जो लोग परंपरागत विधि से वेदाध्ययन करते हैं, तो वेदों का भी अध्ययन होता है, और प्रत्येक दर्शन को मानने वाले लोग अन्य दर्शनों का भी अध्ययन करते हैं। उसमें प्रधान रूप से न्याय शास्त्र का भी अध्ययन करते हैं। न्याय शास्त्र जो है तर्क को बताती है ना। हम लोग जिसको न्याय बोलते हैं दर्शन में, वो दो मनुष्यों के बीच संबंध की तृप्ति बिंदु को न्याय कह रहे हैं, वहाँ पर तर्क को न्याय कहते हैं। तो तर्क का जो पूरा ट्रीटमेंट है वो न्याय तथा वैशेषिक दर्शन, इस कॉम्बिनेशन में उसका अध्ययन किया जाता है। वैशेषिक दर्शन प्रधानतः माने परमाणुओं के बारे में बात करता है ना, एटॉमिस्ट कहते हैं वैशेषिकों को। और वैसे ही सांख्य दर्शन में भी प्रकृति के होने की बात की गई है, उसमें 24 गुणों को भी बात
की गई है ना, फिर बहुत सारे उसके अपने टर्मिनोलॉजी है। इसमें विशेष रूप से जो कठिनाई भी आती है, हमको हर दर्शन का अपना एक टर्मिनोलॉजी है ना। जैसे मेडिकल साइंस का एक टर्मिनोलॉजी है, आयुर्वेद का एक टर्मिनोलॉजी है। अब हो सकता है कि आयुर्वेद की कोई वस्तु मेडिकल साइंस की किसी वस्तु से मिलता जुलता हो, वो रियलिटी, वो वस्तु या प्रोसेस, बट उसकी टर्मिनोलॉजी में भेद है। तो उस वस्तु को जाने बगैर यदि हम टर्मिनोलॉजी को मिलाने जाएंगे तो हम कठिनाई में पड़ेंगे, है ना। जैसे शरीर में पित्त एक वस्तु है और एलोपैथी में एसिडिटी, एसिड एक बोलते हैं, है ना। और केमिस्ट्री में एक चीज को, एक वस्तु का एसिड बोलते हैं। ये तीनों एक ही वस्तु है या एक ही प्रोसेस है कि भिन्न है, आप सोच सकते हैं। तो मात्र पित्त को एसिड में और एसिडिटी में कन्वर्ट करके अध्ययन करने से हम उलझ जाएंगे। इसीलिए जब हम इस प्रकार से विकल्प क्या है इसको जब देखने जाते हैं, विकल्प यह है कि जो वस्तु को जैसा बताया जा रहा है उसको समझो, एक उसका मुख्य बिंदु है। उसका तुलनात्मक अध्ययन उसके बाद करने की क्षमता उसकी बनती है। समझने के पहले यदि हम भाषा के आधार पर तुलना करने जाएंगे तो मेरे अनुसार तो उसमें काफ़ी फंसावट है। हर व्यक्ति उसको करने में स्वतंत्र है ही, है ना, क्योंकि बाय लॉ कर्म स्वतंत्रता, कल्पनाशीलता हर मनुष्य को दिया ही गया है जीवन में, मानव के लिए। तो विकास क्रम में पदार्थ अवस्था एवं प्राण अवस्था है, तथा पदार्थ अवस्था में धरती में संपूर्ण प्रकार के खनिज से संपन्न होने के उपरांत। पदार्थ अवस्था कब बन रहा है? धरती में संपूर्ण प्रकार के खनिज बनने के बाद ही उसको फिर पदार्थ अवस्था कह रहे हैं, है ना। मतलब उसको धरती कह रहे हैं यहाँ। पदार्थ अवस्था का मतलब उसको एक समृद्ध धरती या एक पदार्थ अवस्था, कंप्लीटेड धरती के रूप में उसको पहचान रहे हैं। जब उसमें संपूर्ण प्रकार के खनिज, फॉसिल बन जाते हैं, उसके पहले वो पदार्थ अवस्था के ही स्टेबिलिटी के जगह पर खड़ा है ना। जैसे कई सारे ग्रह गोल अभी गैसेस के रूप में है, तो उसको हम कहाँ रखेंगे? है पदार्थ ही, पर अभी वो धरती नहीं बनी है ना। प्राण अवस्था, प्राण अवस्था में क्या आ रहा है? सभी प्रकार के वन, बड़े छोटे जंगल, अनेक प्रकार के वनस्पतियों से संपन्न होना पाया जाता है। वन खनिजों के संतुलन से मौसम संतुलित रहना, यह भी समझ में आया है ना। तो ये प्राण अवस्था का होना, ठीक है, और उसका प्रयोजन भी समझ में आता है, आ रहा है उनको कि इससे मौसम संतुलित रह रहा है ना। अब यहाँ पर एक प्रश्न बन सकता है कि ये तो मुझे भी पता चलता है आज के दिन, ठीक है, तो हम इतना ही सोच सकते हैं इसमें कि इसका जो डेप्थ है समझने का, इसमें भेद हो जाएगी। जैसे आदमी और जानवर भिन्न है, मुझे आज भी पता है ना। तो अनुभव ज्ञान के लिए रुकने की आवश्यकता नहीं है ना। आज भी हम बोल ही सकते हैं कि मनुष्य और आदमी में इतने सारे भेद हैं, पूरा बुक लिख सकते हैं, आप भी लिख सकते हो, कोई भी लिख सकता है। और उसमें मौलिक जो फंडामेंटल लेवल है ना, तात्विक रूप में अंतर क्या है, इसको करने के लिए जीवन के और सूक्ष्म और उसके बाद कारण क्रियाओं का उपयोग करना पड़ता है। ये बोध और अनुभव पूर्वक संभव होता है। तो यहाँ पर हम ध्यान रहेंगे कि उस स्तर की बात हो रही है, वहां से फिर लेकर बात कर रहे, व्यक्त हो रहे हैं। साथ में यह भी समझ में आया कि मानव जागृति क्रम में जीव चेतनावश जीता हुआ समुदाय परंपराओं में मानव ही पशु मानव, राक्षस मानव के रूप में छल, कपट, दंभ, पाखंड, द्रोह, विद्रोह, शोषण, युद्ध, साम, दाम, दंड, भेद रूपी कुचक्र व संपूर्ण प्रकार के अपराध करना वैध मानकर जीता होता रहा, जिससे धरती बीमार हो गई, है ना। काफी टाइट स्टेटमेंट। तो मनुष्य जागृति क्रम में जीव चेतना में जी रहा है ना। तो ये एक बड़ा प्रतिपादन है इस दर्शन में कि मानव अभी जीव चेतनावश जी रहा है ना। तो जीव चेतना को दृष्टि, विषय, स्वभाव के रूप में बताया है, और ये हित लाभ मूलक दृष्टि है ना, यह केंद्रीय दृष्टि, और दीनता, हीनता, क्रूरता पूर्वक स्वभाव, ठीक है, और आहार, निद्रा, भय, मैथुन के रूप में इसका विषय, ठीक है। तो ये जो विषय है ये जीवों का भी यही विषय है। ऑब्जेक्टिव जो है हमारा लक्ष्य जो है वो विषय के रूप में दिखता है, और ये जो विषय है ये आहार, निद्रा, भय मानव को जीव चेतना में जीता हुआ मानव का है। दूसरे विधि से जो आदमी अपने आप को शरीर मानकर जीता है। पुनः यहाँ पर ये हम बोल ही सकते हैं कि ये तो पहले भी कहा ही गया है, बहुत लोग कह गए हैं कि आप केवल शरीर नहीं हो, है ना, शरीर से भिन्न किसी चीज, और वो बात सही भी है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि नागराज जी के पहले किसी को समझ में नहीं आया कि मैं शरीर नहीं हूँ, उसके पर्याप्त लिखित रूप में सूचना और प्रमाण दिखते ही हैं, है ना। तो एग्जैक्टली फिर उसमें नया क्या कहा गया है, इसको हम आगे कल दोपहर के सेशन में करेंगे, प्रयत्न करेंगे कि एक क्लियर लाइन डिमार्केशन ड्रॉ करने का प्रयत्न करेंगे। उसको हम कल दोपहर के लिए रखेंगे।
ठीक है। पर कुल मिलाकर ये जीव चेतना में जीने के कारण मनुष्य में छल कपट दंभ पाखंड होना, है ना। तो छल कपट दंभ पाखंड का मतलब क्या है? कुल मिलाकर बुद्धू बनना या बुद्धू बनाना, है ना। पाखंड का मतलब है एक्टिंग करना, जैसे मैं ज्ञानी होने का एक्टिंग करूं आपके सामने, है ना। मैं कपड़े बदल दूं और पूरे दिन केवल जूस में रहूं और मतलब मैं जो नहीं हूं वो मैं दिखा रहा हूं, ये एक प्रकार से पाखंड बनना है। बाकी सब तो आप उससे वाकिफ हैं ही, कोई भी हिंदी भाषी व्यक्ति, उसका मुझे लगता है विश्लेषण जरूरी नहीं है। नेक्स्ट लाइन, खनिज कोयला, खनिज तेल और विकर्णीय धातुओं को धरती में से अपहरण करता हुआ धरती के साथ अपराध स्पष्ट है। तो ये इनको 1972 में फॉसिल फ्यूल मतलब कोल और ऑयल एंड विकर्णीय धातु जो न्यूक्लियर जो भी वो है धातुएं हैं, है ना, एलिमेंट्स है, इसको धरती से अपहरण करना, है ना, माने उठा लेना, धरती के साथ अपराध करना स्पष्ट है। ठीक है। तो मानव केंद्रित भाषा का उपयोग ये है, धरती के साथ अपराध ऐसा लिखा है। इस क्रम में धरती बीमार हो गया है। तो बीमार का मतलब है धरती जैसे स्वस्थ थी उस स्वस्थता के स्थिति से भिन्न हो गई। ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज हो ही रहा है, सबको दिख ही रहा है। हम लोग इधर बेमित्रा में बैठे हैं, सामान्य रूप से आज 9 मई को 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए था। कल रात को तूफान आई और यहाँ बहुत सारा उड़ा दिया, और कल शाम को जो टेम्परेचर 42 होना था वो हमारे यहाँ 24 पहुँच गया, है ना। तो ये क्लाइमेट चेंज दिख ही रहा है इस रूप में। तो इस पर प्रश्न चिन्ह लग गया है धरती बीमार होने वाली के वजह से। इसके विकल्प में प्रवाह बल, तो ये एक व्यवहारिक विकल्प के बारे में बात कर रहे हैं। काफी पहले जो बात हुई उसका आज के दिन देखिए क्या कर रहे हैं लेखक। जो ज्ञान उनको हुआ वो उनके जिज्ञासा ये तो नहीं थी कि धरती बीमार हो रही है उसको मैं कैसे बचाऊं, है ना। उसके लिए वो टेक्नोलॉजी को सोचते हैं। मनुष्य के मूल में जो स्वरूप है, होने के स्वरूप को सोचे हैं, उससे जो ज्ञान का निष्पत्ति हुआ उससे ये समझ में आ रहा है कि ये जो धरती बीमार हुई है मनुष्य के किस प्रकार के मानसिकता की वजह से हो रही है, और ये मानसिकता भी क्यों बनी है, अज्ञानवश बनी है। तो ये ज्ञान होने से वो मानसिकता बदलना, उस मानसिकता के बदलने से धरती का पुनः स्वस्थ होने की संभावना, ये आज के दिन एक ज्वलंत एक मुद्दा है ना, एक समस्या है मानव के सामने। और अभी ये वायरस भी उसी का मतलब एक प्रकार से मनुष्य के ही एक अज्ञानवश, है ना, किन्हीं किन्हीं चीज़ों के संपर्क में आने का ही परिणाम है, जिसकी वजह से हम लोग इस सेशन को भी कर ही रहे हैं अभी ये लॉकडाउन में 2020 है आज, मई 2020 में। तो ये एक प्रकार से संयम से जो फल मिला उसका रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, इमीडिएट एप्लीकेशन, है ना, कैसे बनता है। तो ये यदि सिंपल चीज मनुष्य को समझ में आ जाए, है ना, समझ में आ जाए का मतलब स्वीकार होना। ठीक है। समझने का मतलब ही है स्वीकृति, है ना। जीवन में स्वीकृति मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि तथा आत्मा सभी क्रियाओं में होता है। बट ये मनुष्य, ये चीज यदि मनुष्य के गले से उतर जाता है तो तात्कालिक जो समस्या है इससे हम राहत पा सकते हैं। 17 नंबर, जीव चेतना का प्रमाण है कि धरती पर सभी संविधानों में गलती को गलती से रोकना, अपराध को अपराध से रोकना, युद्ध को रोकने से रोकने के स्वरूप में देखने को मिला। वापस संविधान में राष्ट्रीय चरित्र क्या होगा ये उनकी जिज्ञासा थी 1948 में, है ना, और उसका उत्तर उनको मिला। वो आगे जाके उसको परिभाषा में स्पष्ट भी किए हैं। तो जीव चेतना का प्रमाण क्या है कि धरती में सभी संविधानों में गलती से मुक्त होने के लिए कोई रास्ता नहीं है। गलती सही में हो जाए इसको नहीं है, गलती को गलती से रोक रहे हैं, अपराध को अपराध से रोक रहे हैं, युद्ध को युद्ध से रोकना ये बलपूर्वक दिखता ही है ना। एक वॉर को रोकने के लिए और एक युद्ध और एक वॉर करते ही हैं, और ये लोगों को भी समझ में आता भी है ना। आपको याद होगा ये कुवैत वॉर के समय से ही अमेरिका में प्रोटेस्ट, मुझे याद है मैं स्कूल में था या कॉलेज में था और लोग पोस्टर लेके खड़े हो जाते थे कि यू कैन नॉट हैव पीस बाय बॉम्बिंग, है ना, या बॉम्बिंग इज नॉट द वे टू पीस। ये तो समझ में आता ही है लोगों को, है ना। और अपराध को भी अपराध से रोकना, मतलब मैंने आपको मारा तो सरकार ने मुझे मार दी, ये दो अपराध हो गए। तो इस प्रकार इसको वैध मानना, ये संविधान में मनुष्य ने इसको वैध माना है। ये भी अपने में एक बड़ा स्टेटमेंट है। लेखक यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आज के दिन इस धरती पर जितने भी संविधान हैं, है ना, इस
का जो स्वरूप है ये जीव चेतना में रहने के मानसिकता का रिफ्लेक्शन है। ठीक है, तो इसका मतलब है दृष्टि विषय स्वभाव ये मानवीय नहीं है, ना। सो वी डोंट हैव ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूशन, ये एनिमल कॉन्शियसनेस का उपज है, क्योंकि संविधान में यही लिखा है। यहाँ कुछ चिड़िया है, एक मिनट में थोड़ा सा प्रयत्न करता हूँ। ठीक, हमारे यहाँ कुछ चिड़िया आके एक करती है, पानी डालने से चले जाते हैं। ठीक है, तो इसमें ये भी बात आती है, संविधान से एक बात याद आई कि नागराज जी ने ये भी कहा कि जब उस समय संविधान की जब बात हुई थी 1948 में, उन्होंने कहा कि हमने इनको वेद मूर्तियों को इकट्ठा किया, 100 वेद मूर्तियों को। उनके भाषा में यदि मैं दोहराऊं, उन्होंने ये कहा कि वेद मूर्तियों को इकट्ठा करना मेंढक को इकट्ठा करने जैसे था। दो को यदि पकड़े तो तीसरा बैग से निकल जाता था, क्योंकि सब यानी प्रचंड विद्वान हैं, उनको बिठा के उनको सुनाना एक चीज था। उन्होंने कहा कि हमारी मामा की ऐसी ख्याति थी, तो उनके नाम से लोग इकट्ठा हुए। 100 वेद मूर्तियों को इकट्ठा करके उन्होंने पूछा कि भारत का संविधान बनने वाला है और हम लोग इतने बड़े ज्ञान को लेकर चल रहे हैं, तो इसमें भारतीयता या भारतीय दर्शन या भारतीय ज्ञान का कुछ तो पक्ष चाहिए, तो एक लाइन तो लिख के दो, है ना, कुछ तो लिख के दो, कुछ लिख के दो। उन्होंने कहा 2 दिन तक बैठक हुई और केवल वाद विवाद ही हुआ, उसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। और ये लोग, मतलब उन्होंने जिन 100 लोगों को इकट्ठा किया था कर्नाटक प्रदेश में, वो बोले एक भी लाइन को ये लोग लिख कर नहीं दे पाए, जो संविधान में हम लागू कर सकते थे राष्ट्रीय चरित्र के रूप में या मनुष्य के ना मौलिक अधिकारों के रूप में, कुछ भी नहीं बना। ठीक है, ये भी उसका एक बैकग्राउंड है। और एक वो था, और उसके बाद ये संविधान बनी, है ना। तो ये जो विकल्प जो ये है, ये अभी लिखा जा रहा है 2010 में, और इन्होंने उनको पूछा है 1948 में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होने के पहले क्वेश्चन पूछा है, उस समय उत्तर नहीं मिला। इस बीच में इन्होंने साधना करके, समाधि करके ज्ञान प्राप्त किया और दर्शन को लिखा। 2010 तक भारतीय संविधान को 60 वर्ष हो गए ना, 60 ईयर्स हो गए पूरा, 55 to 60। और इस बीच में जो बना वो जीव चेतना का संविधान बन गया। इसमें मैंने जो अपेक्षाएं हैं वो भले ही नेक हो, परंतु उसमें जो भी दृष्टि है वो जीव चेतना की है। ये कह रहे हैं शिक्षा में लाभोन्माद, कामोन्माद, भोगोन्मादी कार्य व्यवहार के लिए प्रोत्साहन देना, है ना। तो ये तीनों ही उन्माद, लाभ के लिए, काम के लिए तथा भोग के लिए, इसके लिए प्रोत्साहन देना। अब मैं इस लाइन को पहले पढ़ तो लिया था पहले, फिर मैं भी सोचता था कि शिक्षा में हमको अलग से किसी ने लाभ के लिए या कामोन्माद के लिए, भागोन्माद के लिए किसी ने पढ़ाया हुआ ऐसे मेरे को स्मरण में नहीं है, किसी भी टेक्सचुअल मैटर टेक्स्ट में जो टेक्स्ट बुक में लिखा रहता है। मुझे लगता है ये शिक्षा में संस्कृति, है ना, उस समय की मनुष्य की जो भी मानसिकता है और पूरे समाज से जो मैसेजेस मिलता है वो इन्हीं 3 चीज़ों को मिलता है ना। इसमें मुझे लगता है बहुत ज़्यादा वर्णन की आवश्यकता नहीं है। कंजम्पशन ओरिएंटेड, है ना, फिर फिजिकल प्लेजर का और लाभ का, प्रॉफिट का मानसिकता हर बच्चे में 8वीं से 9वीं से 10वीं से बनी जाता है। हर चौथे दिन की कोई खबर आता ही है। अभी भी 4 दिन पहले कुछ खबर आया था दिल्ली से इसी के जैसा, है ना। इसको देखकर लोग आश्चर्य होते हैं। फिर बहुत लोगों ने लिखा था कि आवर एजुकेशन हैज फेल्ड अस, है ना, तो शिक्षा जो है हमको फेल कर दिया। तो उसका उपाय किसी को अभी स्पष्ट हो रहा है ऐसे दिखता नहीं, है ना। तो एक उपाय ये कह रहे हैं कि स्कूल में सेक्स एजुकेशन आप बढ़ा दो तो उससे रिस्पेक्ट बनेगा, बट उसका भी कोई प्रमाण नहीं है ना, कि मतलब लड़के लड़कियां अपने बारे में जाने और शारीरिक संबंध के बारे में जाने, शरीर के रचना के बारे में जाने, उससे कुछ होगा ऐसा तो लगता नहीं। हमारे समय भी हुआ था ये, हम जब 11th and 12th में थे। तो आज के दिन शिक्षा में या शिक्षित व्यक्ति में शिक्षा प्राप्त करते करते ये चीज़ें हो जाती हैं, और सभी प्रकार के प्रचार माध्यम भय और प्रलोभन के अर्थ में कार्यरत हैं। यही मानव जाति का हैसियत है, ऐसा मुझे समझ में आया। ठीक है, जितने भी प्रचार के माध्यम है ना, प्रचार के माध्यम, फिर तो आपका न्यूज़ हो गया, है ना, फिर मैंने इलेक्टेड लीडर्स के द्वारा स्पीच हो गए, पुस्तकें हो गई, नॉवल हो गई, न्यूज़पेपर हो गए, मीडिया हो गया, वीडियोज़ हो गए, मूवीज़ हो गई, ये सारी जो प्रचार के माध्यम है जो मानव समाज में अब आज के दिन प्रचलित है, इन सब में भय और प्रलोभन के अर्थ में यही कार्यरत है, ये दिखता है। हमारा समय भी हो गया, ये 5 बज गए, तो मुझे लगता है हम रोक लेंगे इधर। मैं कमेंट्स
शायद इस सॉफ्टवेयर के थ्रू कमेंट्स दिखता नहीं है, 1 मिनट प्रयत्न करता हूँ, शायद इसमें ठीक है। ठीक है, तो हम लोग पॉइंट नंबर 17 तक आ गए। कल के लिए 2 मिनट बैठ के हम लोग प्लानिंग कर लेते हैं, है ना, आपस में। पॉइंट नंबर 18, 19, 20 और 20 काफ़ी लंबा है, 21, 22, 23, 24, 25 काफ़ी लंबा है ये, है ना। तो कल हम इसको पूरा करेंगे सवेरे। मैं देखता हूँ, क्योंकि जो इसके मैंने ऑर्गेनाइज़र हैं इस क्रम के, उन्होंने मुझसे कहा था कि आप ये मत मानो कि जो लोग इसको सुन रहे हैं उन्होंने मैंने मानव व्यवहार दर्शन और कर्म दर्शन को पढ़ लिया, ये स्टैंड अलोन भी अपने में एक रिकॉर्डिंग हो जाए। तो इसीलिए बहुत सारा आप लोगों के लिए रिपीटिशन सभी लगता होगा, परंतु क्योंकि ये उसका डुअल उद्देश्य है तो उसको हम पूरा करते भी हैं। मैंने हर समय इस प्रकार के रिकॉर्डिंग करने का मन होता भी नहीं, कोई एक सहयोग है, सबका बन गया एक साथ। तो कल हम सवेरे इसको शुरू करेंगे, और उसके बाद जो मैंने कहा कि मैंने ये जो 110 जो परिभाषाएं हैं अंत में उसको इकट्ठा किया था, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट को उन्हीं परिभाषाओं के साथ पढ़ना है, ऐसा लेखक का मंतव्य था, है ना, इसीलिए उसको दिया है। तो हमको, है ना, ईमानदारी से उसको पढ़ना चाहिए। उसमें से जो मुख्य कुछ परिभाषाएं हैं 30-40 उसको मैंने चयन किया है और उसको अलग अलग बांटा है। तो मुझे लगता है कि शायद कल शाम का भी सत्र हमारा निकल जाए, और हो सकता है परसों हमको मैंने इसमें से विकल्पात्मक बिंदु पूरे दर्शन में कौन से हैं उसको हम कैसे शोध करें, इसमें हम थोड़ा सा प्रयत्न करेंगे। तो या तो ये कल शाम को होगा, ये विकल्पात्मक बिंदुओं का चयन और निश्चयन, या ये परसों सवेरे होगा, है ना। उसका भी मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ विकल्पात्मक बिंदुओं का। 2 वर्ष पहले अमरकंटक में गोष्ठी हुआ था कि मध्य दर्शन विकल्प है भी कि नहीं है, और यदि है तो कैसा है। उस समय कुछ मैंने मूड में कभी, है ना, किसी विशेष मूड में हर व्यक्ति आ ही जाता है, तो उसमें एक छोटा सा टेबल बनाया गया था। तो उस टेबल को मेरे पास संयोग से मुझे याद आ गया, तो मुझे मिल भी गया। तो मुझे लगा कि उसको आपके सामने यहाँ पर शेयर करूँ, और उसमें क्या जो भी कमी बेसी है आप आगे कमेंट्स कॉलम में दे ही सकते हैं। आज के भी जो क्वेश्चंस है, मेरा निवेदन है कि कोई उसको कॉपी करके भेज दें। सारे प्रश्नों को हम कल ही ले लेंगे। तो अभी हम रोक लेते हैं, 5 बज भी गए, और जितने भी लोग इसमें उपस्थित थे आप सभी के लिए धन्यवाद, है ना। कल सवेरे हम लोग 9:30 बजे मिलेंगे। प्लीज़ टेल मी टुमारो थिंग, कोई कह रहे हैं, यही अभी जो कहा यही है। कल हम इसी विकल्प वाले इसको बढ़ाएंगे, 1 घंटा 27 मिनट हमारा हो ही गया है, तो हम लोग यहीं पर रोक लेते हैं इसको। हाँ ठीक है, किसी ने कहा कि उस चार्ट को, डॉक्यूमेंट को हम भेज देंगे, तो वो मैं टेलीग्राम में शायद मैं भी हूँ, तो मैं डाल दूंगा उसको, आप लोग उसको देख सकते हैं। मेरे इस सॉफ्टवेयर के कारण मेरे बोलने में और वहाँ पर आने में थोड़ा सा है, प्रणाम।